जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग, बताइए। बढ़िया। चलिए, बहुत बच्चे लाइव है। सभी वेट कर रहे थे क्या क्लास का? हैं? जल्दी से लाइव आ जाओ, लाइव आ जाओ, जल्दी से लाइव आ जाओ। आज YouTube पे मज़ा आ गया। 20 में से 19 सही है मेरा, क्या बात है। ऐसे ही बढ़िया करते रहो, और क्या, तहलका मचाते रहो। देखो, जो स्टूडेंट किसी भी टीचर के साथ रेगुलर वे में लगा रहता है ना, तो एक ना एक दिन वो जरूर कामयाब बन जाता है, क्योंकि वो लर्निंग प्रोसेस में होता है। ठीक है, वो सीख रहा होता है चीजों को लेकर। लेकिन जो अपने आप को एकदम स्थिर कर लेगा, तो उसके अंदर जंग लग जाएगी। इस बात को समझो। कहते हैं ना कि बहते हुए पानी में कभी महक नहीं आती है, लेकिन रुके हुए पानी में हमेशा महक आ जाती है। ठीक है, सड़ने की, गलने की और गंदी महक आ जाती है। तो क्यों है? हमारा ज्ञान भी ऐसा है। अगर हम पढ़ते रहेंगे, निरंतर प्रयास करते रहेंगे, किताबों से सीखते रहेंगे, वीडियो से सीखते रहेंगे, तो मतलब हम हमेशा चालू पुर्जा बन के रहेंगे, हमें कोई जंग नहीं आएगा। लेकिन जहां हम अपने आप को स्थिर कर लेते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, इधर उधर के कामों में फोकस ज्यादा करने लगते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम भी भोदू बन जाते हैं धीरे धीरे, समझ रहे हो। तो इसलिए पढ़ते रहा करो। ठीक, चलो। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने पीछे तक के क्वेश्चंस किए हुए थे, और आप लोगों को बहुत ही जबरदस्त शीट मैंने दी थी, ताकि आप जो है पूरा का पूरा प्रैक्टिस करते रहें। अब जो है, अभी हम बात करते हैं, तो 158 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, मेंस का क्वेश्चन है। और ऐसे सवाल आपके पेपर में आते हैं जो आपको पता नहीं चलेगा कि असल में इनका हमें जो है वो रूट निकालना है, तो हमें कैसे करना है, क्या करना है। बट ये सवाल जो है चंद सेकंडों का है। ठीक है, चंद सेकंडों का ये सवाल है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैसे मानो तो ये साफ फॉर्म में दिख रहा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पर सी स्क्वायर के फॉर्म में ये है। ठीक है, अब आपको इस क्वेश्चन को हल करने के पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग थोड़ा सा बेसिक बातें सीखो। बेसिक बातें क्या हो गया, जैसे मानो यहाँ पर जब हम a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं? हम लिखते हैं ये a स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है प्लस सी स्क्वायर हो गया, और उसके बाद हम लिखते हैं प्लस 2 इंटू, ठीक है, 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। अब जनरली मान लो कोई स्टूडेंट इतना ही फॉर्मूला जानता है। ठीक है, यहाँ पर कोई स्टूडेंट मानो इतना ही फॉर्मूला जानता है, लेकिन अगले दिन क्या होता है, उसके पेपर में यहाँ पर ये फॉर्मूला आ जाता है a प्लस बी माइनस सी, और इसका होल स्क्वायर आ जाता है। तो वो बेचारा सवाल कैसे करेगा? फिर तो वो फंस जाएगा। तो ऐसे केस में कुछ नहीं करना। देखो यहाँ पर किसका साइन नेगेटिव हुआ है, तो आप बोलोगे सर सी का साइन नेगेटिव हुआ है, तो जहां जहां पर सी इस्तेमाल है वहां वहां पर क्या कर देंगे, वहां वहां पर हम नेगेटिव साइन लगा देंगे। जैसे मानिए यहाँ पर a के स्क्वायर में कोई नेगेटिव साइन नहीं लगेगा, तो ये ऐसे ही रहेगा, b भी हमारा ऐसे ही रहेगा। माइनस सी का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो ये भी सी स्क्वायर रहेगा। 2 है तो ऐसे ही रहेगा, ए बी है तो ऐसे ही रहेगा। बीसी में देखो सी आ रहा है, यानी ये माइनस बीसी बना देगा। एसी में सी आ रहा है, यानी ये माइनस एसी बना देगा। ठीक है, तो इस तरीके से a प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर हमारा ये कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर a माइनस बी, ठीक है, माइनस सी के होल स्क्वायर के बारे में, तो यहाँ b भी माइनस में है और हमारा c भी माइनस में है। तो देखिए यहाँ पर ये फॉर्मूला कैसे कन्वर्ट होता है। a का स्क्वायर a रहेगा, माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर रहेगा, c का होल स्क्वायर c स्क्वायर रहेगा। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर हम प्लस 2 की बात करते हैं। अगर हम बात करेंगे ए बी की, तो ए बी कितना हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे बी सी की, तो बी सी कितना हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर ए सी की, तो ए सी कितना हो जाएगा, माइनस ए सी हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा अल्टीमेट फॉर्मूला बनाने का तरीका। अब जो सवाल है हमारा उसी कंसेप्ट पर आधारित था, मेंस में कुछ खास था नहीं। अगर आप देखेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है, ये हमारा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। प्लस हमारा ये क्या हो गया, 2 हो गया, ये हमारा हो गया ए बी, ये हमारा हो गया बी सी, और ये हमारा हो गया ए सी। दोनों जगह पर नेगेटिव का साइन है, यानी दोनों जगह पर एक ही ऐसा वेरिएबल होगा जो नेगेटिव बना रहा होगा। ठीक है, अगर मानो मैं यहाँ कहूँ यहाँ b नेगेटिव है, तो इसको भी यहाँ नेगेटिव होना चाहिए था। ठीक है, अगर मैं यहाँ कहूँ a नेगेटिव है, तो यहाँ पर भी इसको नेगेटिव होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। मतलब हमारा c वाला जो बंदा है वो क्या है,
वो नेगेटिव है। हमारा जो सी वाला बंदा है वो क्या है, नेगेटिव है, यानी हमारा सी वाले का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। सी वाले का साइन क्या होना चाहिए, नेगेटिव में होना चाहिए। समझ में आ गया बात। अब जरा इनको तोड़ो, तो 6 को कैसे तोड़ सकते हो, तो 6 को 2 इंटू 3 में, इसको कैसे तोड़ सकते हो 3 इंटू 5 में, इसको कैसे तोड़ सकते हो 2 इंटू 5 में। 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, यानी 5 वाला क्या होगा, नेगेटिव में होगा। यानी जब आप इसको तोड़ोगे तो बोलोगे सर ये देखो क्या है, तो ये √2 इंटू √3 है, ये हमारा क्या है, तो √3 इंटू √5 है, ये हमारा √2 इंटू √5 है। यानी अगर हम इसको a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको ऐसा कह सकते हैं कि सर a हमारा ऐसा होगा, b हमारा ऐसा होगा, लेकिन c वाला क्या होगा, तो नेगेटिव में होगा। और इसका स्क्वायर रूट करने पे यही आएगा, 2 भी पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव और 5 क्या होगा, तो 5 हमारा नेगेटिव होगा। 2 और 3 पॉजिटिव, 5 नेगेटिव, ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो करेक्ट आंसर। तो सवाल को देखते 1 सेकंड में आंसर कर देना था। 5 यहां पर भी है, 5 यहां पर भी है, दोनों में नेगेटिव साइन है, यानी 5 वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। 5 वाला यहाँ पॉजिटिव है, बाकी तीनों जगह पर नेगेटिव है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 5 ही नेगेटिव होगा, बाकी दोनों पॉजिटिव होंगे। यहाँ पर ये लोग नेगेटिव हैं तो ये आंसर नहीं हो सकते, यानी ऑप्शन नंबर जो होगा वो क्या होगा, ए आंसर होगा। बाकी मेथोडिकली करोगे आप इसको, तो जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये पूरा का पूरा फॉर्म मिल जाएगा। आप ऐसे भी सवाल को हल कर सकते हो कि मुझे अगर इसका रूट करके प्राप्त करना है इनमें से कोई, तो इनका स्क्वायर करके देख लो कि कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है, वही आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन को पिक करो, उसका स्क्वायर करो, इसके बराबर आ रहा है, अगर आ रहा है तो वही ऑप्शन आंसर होगा। यानी एक सवाल को करने के 2 से 3 विधि हो सकते हैं। ठीक है सर, यू आर माई इंस्पिरेशन, थैंक यू भाई। ठीक है, चलो बहुत अच्छी बात है। अब आ जाओ, अगला सवाल जो है वो भी मेंस का है, 2018 का है, 12 सितंबर 2019 को हमसे पूछा गया है। और सवाल सेम तरीके से यहाँ पर टर्मिनेटिंग वाले क्वेश्चन है, ये बड़े आसान क्वेश्चन होते हैं, कोई ज्यादा झंझट लेते नहीं है। ठीक है, आपको पिछली क्लास में मैंने पूरा पढ़ाया है यहाँ पर कि अगर हम 5 और 6 के ऊपर बार लिखते हैं तो इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं 56, तो 56 में से अगर हम 5 को घटा दें तो कितना आ जाएगा, तो बोलेंगे सर ये वाली जो वैल्यू होगी ये कितनी होगी, तो 51 बटे, देखो 56 में से 5 गया 51, बार किसके ऊपर है, 6 के ऊपर, तो उसके लिए 9 आएगा, और 5 पर नहीं है तो 90 आएगा, माइनस 723 में से 7 चला जाएगा, 723 में से 7 चला जाएगा, तो बोलोगे सर सॉरी 723 में से 7 चला जाएगा तो 716, ये दोनों के ऊपर बार है, यानी बोलेंगे 9 9 और जमा कितना हो जाएगा 0, प्लस 39 में से 3 चला जाएगा तो बोलेंगे सर 36, और बट्टे में कितना आएगा, तो 90 आएगा, इनटू इसको कितना कहेंगे 7/9 हो जाएगा। ठीक है, यही तो मान हमें पता करना है, बोलो यही मान पता करना है कि नहीं पता करना है। जरा इनको आप गुना करो यहाँ पे, तो इनको बाद में देखो, यहाँ 9 से काट लो, इसको 4 बार में कटेगा, तो बोलोगे सर 28/90, ये कितना हो जाएगा, तो 28 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा, और यहाँ कितना है, तो 51/90 है। 28/90 और 51/90, 8 1 9 और 5 2 7, 79 अपॉन कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ो, पहले और दूसरे को जोड़ो, और इसको माइनस कितना है, 716/990 के साथ, 716/990 के साथ। अब देखो यहाँ पर इनका एलसीएम तो हमें कॉमन लेना पड़ेगा, एलसीएम तो बराबर लेना पड़ेगा। अब एलसीएम बराबर लेना पड़ेगा तो हम कैसे सवालों को हल करेंगे, यहाँ पर 11 से गुना कर दे अगर ऊपर नीचे तो काम बन जाएगा, तो बोलोगे हाँ सर, यानी 990 जो है आप यहाँ पर क्या ले लो, नीचे एलसीएम ले लो, 990 क्या ले लो, एलसीएम ले लो। 11 से गुना करोगे तो 9 आएगा, 9 जमा 7 16 का 6, ठीक है, और 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 869 में से 716 हमारा जाएगा तो कितना आएगा आप बताओ, 9 से 6 आपका आ गया 3, 6 से 1 5, 8 से 7 1, 153/990। अब 153/990 हमारा आ रहा है, तो अब हमें अपने ऑप्शन के माध्यम से चेक करना होगा कि 153/990 किसकी वैल्यू है। तो यहाँ पर जब हमने देखा तो 154 में से 1 घटा तो 153 और 990 यानी ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा करेक्ट आंसर है। तो ऐसे जितने भी सवाल होते हैं पहले उन्हें हल करना होता है और फिर उसके बाद ऑप्शन को तोड़कर देखना होता है कि क्या हमारा ऑप्शन जो है वो यहाँ पर किसके बराबर आ रहा है। ठीक है, जो हमारा ऑप्शन है वो किसके बराबर आ रहा है, और इस तरीके से हम सवालों को क्या करते हैं, हल कर पाते हैं। आ जाइए,
अब जैसे कुछ ऐसे क्वेश्चन देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि सिंप्लीफिकेशन में रैशनलाइजेशन के ऊपर कुछ ऐसे सवाल बनते हैं। जरा इन सवालों को देखिए, कैसे सवाल हैं ये, जहां पर आपको फैक्टराइजेशन करना होता है। अब देखो, आपके फैक्टराइजेशन का जो स्पीड है वो डिसाइड करेगा कि आप सवालों को कितने तेजी में कर पाओगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर बात करूं ये पूरे के पूरे सवालों में, तो मुझे यहीं पर इनका फैक्टराइजेशन 5 माइनस √5 - 2 नजर आता है, नीचे वाला कट जाता है। क्यों? जब भी दो संख्याओं का स्क्वायर का डिफरेंस, जब भी दो संख्याओं के स्क्वायर का डिफरेंस 1 हो, तो ऊपर वाला जो बचा होता है वही हमारा क्या होता है, वही आंसर ऊपर बचता है। आपको ऐसे समझाते हैं। यहाँ पर हमारे टोटल कितने टर्म हैं, तो हम बोलेंगे सर एक ये टर्म हो गया, दूसरा ये टर्म हो गया, और हमारा ये तीसरा 3 टर्म हो गया। टोटल हमारे पास आ गए 3 टर्म। ठीक है, टोटल हमारे पास आ गए कितने टर्म, 3 टर्म। अब यहाँ पर जब दो संख्याओं का देखो, यहाँ इसका फैक्टराइजेशन अलग होगा, इसका फैक्टराइजेशन अलग होगा, इसका फैक्टराइजेशन अलग होगा, यानी ये पूरे फैक्टर पर आधारित प्रश्न हो गए, फैक्टराइजेशन पर आधारित प्रश्न हो गए। अब उसके पहले छोटी सी बात, फैक्टराइजेशन को आपको ट्रिक सीखना पड़ेगा। ट्रिक क्या सीखना पड़ेगा? जैसे मानो अगर कल के दिन मैं आपको 1/√3 - 2 लिखता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और जब हम इसका फैक्टराइजेशन करते हैं तो हम इसका फैक्टराइजेशन कैसे करते हैं, तो 1/√3 - 2 को गुना करते हैं √3 + 2 डिवाइडेड बाई √3 + 2 के साथ। तो हमारा ऊपर क्या आता है, हमारा ऊपर आता है √3 + 2, और नीचे आता है हमारा a - b a + b, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। एक काम करो, इसको उल्टा कर लो, एक काम करो, इसको उल्टा कर लो। ठीक है, एक काम करो, इसको उल्टा कर लो, मैं आपको समझाऊंगा बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या क्या होती है। ठीक है, तो आपको फायदा नजर आएगा। तो यहाँ पर हम जो है इसका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे, तो 2 + √3 के साथ, और यहाँ पर 2 + √3 के साथ। फिर हम ऊपर देखेंगे तो हम क्या पाएंगे कि सर 2 + √3 आ रहा है, नीचे क्या आ रहा है, तो 2 का स्क्वायर 4, √3 का स्क्वायर 3, यानी 2 + √3 आ रहा है, 2 + √3 आ रहा है। समझ में आ गया मेरा बात? अब हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, क्या हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? क्या हम यहाँ से यहाँ तक डायरेक्ट पहुंच सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल पहुंच सकते हैं। जब भी किसी संख्या का आपको फैक्टराइजेशन करना हो, ठीक है, जैसे मानो आपने यहाँ पर फैक्टराइजेशन किया तो इनके स्क्वायर का कितना अंतर था, 1 था। अब मैं आपको कोई दूसरी संख्या लेके चलता हूँ जिनके स्क्वायर का अंतर कुछ और होगा। जैसे मानो मैं आपको कहता हूँ कि 1/√7 - √5 का फैक्टराइजेशन करना है। अब 1/√7 - √5 का फैक्टराइजेशन करना है तो ऊपर √7 + √5 आएगा बताओ यहाँ पे। ठीक है, और नीचे √7 + √5 से जब आप गुना करोगे, आप ऐसे भी इसको लिख सकते हो कि सर ये 1/√7 - √5 है, इसको हम गुना करेंगे √7 + √5 के साथ, और नीचे यहाँ पर √7 + √5 के साथ। तो ऊपर हमारा कितना आ जाएगा, ऊपर √7 + √5 आ जाएगा, और नीचे हमारा आ जाएगा a - b a + b, यानी 2 आ जाएगा। तो क्या हम यहाँ से यहाँ तक रिजल्ट में पहुंच सकते हैं? बस वही बातें हमें आपको समझानी है, वही बातें हमें आपको समझानी है कि देखो, फैक्टराइजेशन में जब भी किसी संख्या का आप करते हो उल्टा, फैक्टराइजेशन में जब भी किसी संख्या का फैक्टराइज करते हो, तो अगर यहाँ पर माइनस है, ठीक है, और ये बड़ी संख्या, देखो यहाँ ये माइनस है तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसके बट्टे में क्या आएगा, तो इसके बट्टे में इन दोनों के स्क्वायर का अंतर आएगा। ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, √3 का स्क्वायर कितना होता है, √3 का स्क्वायर 1 होता है, यानी 2 + √3 - 1 आएगा। जैसे यहाँ पर क्या हो गया, 7 - 5 को 7 + 5 हमने लिख दिया। √7 का स्क्वायर 7 है, √5 का स्क्वायर 5 है, तो 7 में से 5 गया तो कितना आ गया, 2 आ गया। यानी मैं अगर आपके सामने एक और फैक्टराइजेशन यहाँ पे लिखूं, मान लो 1/√9 1/√11 - √7, और मैंने कहा इसका फैक्टराइजेशन लिखिए, तो आप बोलेंगे सर 11 - 7 है तो ऊपर होगा 11 + 7, और डिवाइडेड बाई 11 का 7 गया, कितना आएगा, 4 आएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये इसका फैक्टराइजेशन हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया बात? इस तरीके से हम फैक्टराइजेशन को लिखते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे, तो सभी सवालों को थोड़ा सा जो है हम शॉर्ट तरीके से हल करेंगे। मेंस का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन फिर भी जो है अप्रोच हम छोटा लगाएं तो सवालों को बना सकते हैं। अब यहाँ पर फैक्टराइजेशन सीखने से क्या होता है, थोड़ा सा काम हमारा आसान हो जाता है। ठीक, जैसे अब यही सवाल को देखो, तो आपको इसी सवाल में क्या कहा गया है, इसी सवाल में आपको कहा गया है 2√10, कोई दिक्कत की बात नहीं, 2√10,
और देखो 3 संख्याओं के फैक्टराइजेशन का कोई लॉजिक नहीं होता है, कुछ ऐसा नहीं होता कि हम इसमें कोई ट्रिक लगा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं होती है, ये इनके साइन के ऊपर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद कहा गया हमसे √5 प्लस √2, ठीक है, माइनस √7 हो गया यहाँ पे, ठीक। इसको जब हम गुना करेंगे तो सेम तरीके से √5 प्लस √2 इंटू प्लस √7, और नीचे भी करेंगे √5 प्लस √2 प्लस √7। 3 संख्याओं के फैक्टराइजेशन का कोई भी लॉजिक नहीं होता है। माइनस अगर हम यहाँ लगाएं, ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको कहा, देखो वो वाला जो टर्म है वो दूसरा वाला टर्म क्या है, तो बोलोगे सर √5 माइनस 2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो √5 प्लस 2 हो जाएगा। मान लो मुझे इसका रूट निकालना है। अब मुझे इसका रूट निकालना है तो मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखो, ठीक है, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि √5 प्लस 2 का जो फैक्टराइजेशन होगा, देखो यहाँ पे पहली बात तो यहाँ पर ऐसे लिखो कि देखो ये रूट लगा है तो रूट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। √5 माइनस 2 है तो √5 माइनस 2 लिख दो, ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है। 1 अपॉन √5 प्लस 2 का फैक्टराइजेशन कितना होगा, तो अगर ये प्लस में है तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ठीक है। और नीचे क्या आएगा, तो इन दोनों के स्क्वायर का अंतर, 5 और 4 का स्क्वायर का अंतर कितना है, 1 है। अब यहाँ √5 माइनस 2 √5 माइनस 2, यानी हम यहाँ पर ऐसा कह सकते हैं कि √5 माइनस 2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, स्क्वायर से हमारा रूट कट जाएगा, यानी कितना मिलेगा, तो √5 माइनस 2, यानी यहाँ पर हम सीधा का सीधा लिख सकते हैं कि यहाँ पर हमें कितना मिला है, तो √5 माइनस 2 मिला है। बाकी पूरा का पूरा कहानी खत्म पहले लाइन में ही। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम 3 लिख रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ माइनस का 3 लिखेंगे। √7 माइनस 2 है तो ऊपर आ जाएगा हमारा √7 प्लस 2, ठीक, और नीचे कितना आएगा, तो 7 का √7 का स्क्वायर 7 और 2 का स्क्वायर 4, 7 और 4 का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया, और ये 3 को क्या कर देगा, खलाश कर देगा, खत्म कर देगा, ठीक है। बस अब जो हेक्टिक हो गया वो हमारे लिए ये काम हो गया, बाकी इन दोनों कामों को हमने आसानी से हल कर लिया। अब हमारे लिए ये फैक्टराइजेशन करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन ज्यादा मुश्किल नहीं है। बस एक बार हमें गुना करना पड़ेगा प्रत्येक संख्या में, जो हम यहाँ पर कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2√10 को जब आप इसके साथ करेंगे तो √5 इसके पास भी है, √5 इसके पास भी है, या 2√10 को आप ऐसे ही रहने दो, 2√10 को आप ऐसे ही रहने दो। अभी ऊपर वाले को नीचे वाले का गुना एक बार करके देखो यहाँ पे, तो नीचे वाले का करोगे तो √5 को √5 के साथ करोगे तो बोलोगे 5 आएगा सर, √5 को √2 के साथ करोगे तो √10 आएगा, √5 को √7 के साथ करोगे तो √14 आएगा। उसी तरीके से √2 √5 कितना आ जाएगा, √10 आ जाएगा, √2 को 2 के साथ करोगे 2 आ जाएगा, और ये हो जाएगा √14, ठीक है। माइनस आ जाएगा रूट आपका 35 में, माइनस रूट आपका आ जाएगा 35 में, ठीक, माइनस रूट आ जाएगा आपका 14 में, और आपका आ जाएगा -7 में। समझ में आ गया बात, माइनस रूट 35 आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो √5 को √5 के साथ इतना हो गया, √5 को √2 के साथ √10 हो गया, √5 को √7 के साथ यहाँ पर √35 हो गया, ठीक। फिर उसके बाद यहाँ पे 2 का 5 10, 2 2 हो गया हमारा यहाँ पे। अब देखते चलो, 35 से आपका 35 खत्म, आपका जो है, ठीक है, -14 से 14 खत्म। फिर उसके बाद आपका 7 भी कहीं पर आ रहा है, तो 5 और 2 7 से हमारा 7 भी खत्म हो गया, यानी हमें बचा नीचे 2√10। कितना बचा मेरे भाई, तो 2√10 बचा है। नीचे हमारा √10 और √10, यानी इस पूरे को फैक्टराइज करने पे 2√10 आया है, ठीक है। और वो 2√10 आया है तो ये 2√10 पूरा का पूरा इसको काट देगा, तो ऊपर बचेगा हमारा √5, फिर आएगा √2, फिर आएगा √7, ठीक है। माइनस का √5 प्लस का हमारा 2, यहाँ हो जाएगा माइनस का √7 माइनस का हमारा 2, ठीक है। प्लस का यहाँ पर अब देखते चलो, प्रत्येक संख्या को यहाँ काट दो, प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस √7 माइनस √7 खत्म, माइनस √5 प्लस √5 खत्म, बचेगा तो सिर्फ एक ही संख्या, वो होगी √2, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ऐसे सवाल में जो है ना, मेंस में इतने हार्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको क्या लगता है कि सिंप्लीफिकेशन टॉपिक आपको जो है, ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन के लिए दिया गया है। सिंप्लीफिकेशन से हमेशा क्वेश्चन कैलकुलेटिव होते हैं, ठीक है। नेहा बोल रही है सर मेंस में इतने हार्ड क्वेश्चन आते हैं क्या? अरे भाई साहब, मेंस का क्वेश्चन है 12 सितंबर 13 सितंबर का, ठीक है, और क्वेश्चन आएंगे टफ, आपको प्रैक्टिस करनी है, आपको अपनी स्पीड रखनी है। मैंने कहा था ना, गोली से ज्यादा रफ्तार आपकी कलम की होनी चाहिए,
जैसे सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन देखो, तुरंत धावा बोल दो उसके ऊपर। और इसी वजह से 250 क्वेश्चन की शीट बनवा के दी है आप लोगों को, ताकि आप उनके ऊपर प्रैक्टिस करके अपनी स्पीड को बना सके। बहुत बच्चों के मन में ये गलतफहमी होती है, हमें सिंप्लीफिकेशन आता है। बेशक आता है, सवालों को कर सकते हो। अब यही सवाल क्या मैं नहीं कर सकता हूँ? लेकिन दिक्कत है कि अगर मैं इसको करने जाऊं तो 5 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अगर आपने बहुत अच्छा प्रयास किया है तो आप मुझसे भी कम समय में सवाल को सॉल्व कर पाओगे, और वही समय, आपका बचा हुआ समय, आपको पेपर में आपका सिलेक्शन दिला पाएगा। ठीक है। अब उसके बाद आ जाओ क्वेश्चन नंबर 166 पे। अब 166 भी अपने आप में एक बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टी के ऊपर है। याद करो वो दिन जब हम आपको अलजेब्रा पढ़ाए थे, और अलजेब्रा जब पढ़ाए थे तो आपको प्रॉपर्टी पढ़ाए थे। प्रॉपर्टी में क्या पढ़ाए थे अगर याद होगा तो? ठीक है, प्रॉपर्टी में अलजेब्रा का एक प्रॉपर्टी पढ़ाए थे कि a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर। ठीक है, याद है या भूल गए? a का पावर 4 प्लस b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी के। यानी इन दो संख्याओं का जो गुणांक है वो किसके बराबर आता है? तो वो हमारा इस संख्या के बराबर आता है। ये जो वैल्यू है ये प्रोडक्ट है इन दो संख्याओं का, ये प्रोडक्ट है इन दो संख्याओं का। अगर ऐसे आप कह सकते हो कि प्लस ए बी माइनस ए बी और ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर मानो इसको मैं इसके साथ डिवाइड करता हूँ प्लस वाले के साथ तो माइनस की वैल्यू आती है, या इसको माइनस के साथ डिवाइड करता हूँ प्लस के साथ आता है। अलजेब्रा में जो क्वेश्चन आता है वो कुछ ऐसा आता है कि जैसे मानो इसकी वैल्यू 91 दे दी गई, इसकी वैल्यू हमें 13 दे दी गई, और हमसे दो ही मान पूछता है। या तो हमसे पूछता है कि बताओ ए बी का मान कितना होगा, या हमसे पूछता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना होगा, या हमसे ये पूछता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन, या फिर ऐसे पूछ लेगा कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर का मान कितना होगा। यही तीन चीजें हमसे पेपर में पूछी जाती है। जैसे मानो इसका मान 91 है, इसका मान हमारा 13 है, तो हमसे ये तीन मान पूछा जाएगा। पेपर में बकायदा ऐसा देता है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे कि ये वैल्यू हमारी 91 है, खुद सोचो जरा कि ये वैल्यू 91 है, ये 13 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा? इसको 7 होना पड़ेगा, तभी तो 13 सते कितना आएगा? 91। अब ये वैल्यू 13 है, ये वैल्यू 7 है, जरा इन दोनों को जोड़ोगे तो ए बी से ए बी खत्म हो जाएगा, और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दो गुना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर का दो गुना अगर 20 है तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर 10 आएगा। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान पता करना है तो इन दोनों को जोड़ के क्या करेंगे? आधा कर देंगे। यानी 13 और 7 20 का कितना हो जाएगा? आधा। अगर हमें ए बी का मान पता करना है तो दोनों को घटा के आधा, 13 में से 7 गया 6, 6 का आधा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर हमें इसका रेसिप्रोकल पता करना है तो इसका रेसिप्रोकल क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर। इसके लिए हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू यानी हो गई हमारी 10, ए बी का वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, यानी इसका आंसर 10/9 होगा। तो ये सवाल जो होता है ऐसे हमारा अलजेब्रा में पूछा जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है जिसमें 9 और 91 और 13 मान दिया गया होता है, और ये तीन सवाल इसी के आधार पे क्वेश्चन अलजेब्रा में पूछे जाते हैं। लेकिन सिंप्लीफिकेशन में इसी के ऊपर एक क्वेश्चन था, और वो आपका ये क्वेश्चन था। अगर आप गौर से करेंगे, गौर देखेंगे यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर ये हमारा, अगर मानिए यहाँ पर a है और ये हमारा b है, तो ये a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ये a का स्क्वायर है, ये b का स्क्वायर है, और प्लस ए बी है। तो a के पावर 4 b के पावर 4 प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को जब हम ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी से डिवाइड करेंगे तो हमें जो प्राप्त होगा वो हमें प्राप्त होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। कितना प्राप्त होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्राप्त होगा। यहाँ पे कोई समस्या की बात? यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्राप्त होगा। ठीक है, कोई परेशानी की बात है नहीं। यहाँ पे जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करोगे तो बोलोगे सर 4.6 का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस उसके बाद कितना आएगा? तो 5.4 का होल स्क्वायर, ठीक है, और कितना आएगा? तो बोलोगे सर यहाँ पर -2484। माइनस कितना हो जाएगा? तो 2484। बस सेम रहेगा, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, 6 का स्क्वायर 36, 4 का स्क्वायर 16 और 4 का स्क्वायर 16, यानी इक्याई के स्थान पे देखो यहाँ पे अगर आप मानो इसको सॉल्व भी करोगे तो आपका यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए? तो 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 होता है। 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 होता है। फिर 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 16 होता है।
ठीक है। साथ में यहाँ पर जो यूनिट डिजिट है ये थोड़ा सा डिफरेंट मिलेगा आपको, क्योंकि ये यहाँ पर ये टेंस डिजिट होगा। अगर आप ऐसे कहोगे तो आपकी वैल्यू जो है देखो कितनी आसान है। जैसे मानो मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि अगर हम 4.6 का स्क्वायर लिखते हैं तो इसका मतलब ये 4.60 का होल स्क्वायर है। यहाँ जब दशमलव के बाद 2 अंक है ना, तो हमको हर जगह 2 ही अंक लेना पड़ेगा। फिर यहाँ पर देखो तो ये 5.40 का होल स्क्वायर है, और यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 2484 है। कितना है? 2484 है। 0 का होल स्क्वायर 0, 0 का होल स्क्वायर 0, और यहाँ पर करना है -4। 0 में से -4 जाएगा, यानी 10 में से 4 जाएगा तो इक्याई के स्थान पे 6 आएगा। ठीक है, सॉरी, एक मिनट 60 हो गया ना, 0 आ गया, 0 आ गया, 10 में से 4 हमारा, कहीं गड़बड़ किया क्या हमने? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी 4.6 5.40। यहाँ से तो एक तो हम स्क्वायर का कंसेप्ट उठा सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसा नहीं है। एक मिनट रुक जाइए, हम लोग डिजिटल सम का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो बिना सॉल्व किए डिजिटल सम का भी कंसेप्ट लगा सकते हैं। एक बार जरा ऑप्शंस के डिजिट के सम को देखिए तो बोलेंगे 4 4 8 4 12, इसका डिजिट का सम 3 आ रहा है। 5 4 9, इसके डिजिट का सम 4 आ रहा है। इसके डिजिट का सम कितना आ रहा है? तो 1 आ रहा है। 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, इसके भी डिजिट का सम 3 आ रहा है। दो संख्याओं का डिजिट सम जो है वो सेम है। अब जरा एक बार अपने ऑप्शंस का डिजिट सम देख लेते हैं तो 4 6 मतलब 1 आएगा, यहाँ पर हमारा 9 आएगा। ठीक है, 8 और 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 9 आएगा। मतलब जिसका डिजिट सम 1 होगा वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना इज द करेक्ट आंसर। देखो कैसे मैंने सवालों को सॉल्व किया। मान लो कि मेरा सवाल गलत हो गया, मान लो मुझे नहीं आता पेपर में, मुझे नहीं आता इसको सॉल्व करने, मुझे नहीं आता संख्या का स्क्वायर निकालना। चूंकि मैं आपको स्क्वायर निकाल के भी बता दूंगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए कि मुझे नहीं आता है तो हम छोटे छोटे तरीके अपनाते हैं। जैसे हम क्या करते हैं, हम एक यूनिट डिजिट को देखने की कोशिश करते हैं, हम डिजिटल सम को लगाने की कोशिश करते हैं। अगर वो फेल हो जाता है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर क्या कैलकुलेट किया, मैंने डिजिटल सम लगाया। मैंने कहा 6 और 4, 6 और 4 10, 10 का डिजिटल सम। देखो डिजिटल सम का मतलब ये होता है उस संख्या को जोड़ के एक अंकों तक लेके आना। 6 और 4 10, 10 का मतलब कितना हो गया? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। 5 और 4 9, जब आप 9 का स्क्वायर करो, 9 का क्यूब करो, 9 का कुछ भी करो तो 9 का डिजिट सम कितना आता है? तो 9 आता है। ठीक है, इनको आपस में जोड़ो तो 8 2 10, 10 4 14, 14 4 18, 18 को आपस में जोड़ोगे तो 9, 9 में से 9 चला गया, यानी हमारे सवाल का डिजिट सम कितना आया? 1 आया। सवाल का डिजिट सम कितना आया? 1 आया। अब हम यहाँ पर ऑप्शन के डिजिट को सम को देखते हैं। तो ऑप्शन में देखा तो 4 4 8 2 12 2 14, 14 को आपस में जोड़ोगे 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 को जोड़ोगे तो डिजिट सम कितना आएगा? 12 को 2 और 1 3 आएगा। इसका डिजिट सम 4, इसका डिजिट सम 3, इसका डिजिट सम 1। हमारे क्वेश्चन का डिजिट सम 1 है तो हमारे ऑप्शन का भी डिजिट सम कितना होगा? 1 होगा, और इस तरीके से इसको हल कर पाएंगे। इसके अलावा अगर मानिए आप इस तरीके से इसको हल नहीं करना चाहते हैं तो आपको स्क्वायर का तरीका पता होना चाहिए। जैसे मानिए यहाँ पर ये 50 से कितना कम है। ठीक है, जैसे मानो आपको याद होना चाहिए कि देखो अगर मुझे 51 का स्क्वायर, देखो स्क्वायर आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर कैसे निकालते हैं। जैसे मानो अगर मुझे 50 से ऊपर का स्क्वायर, जैसे मानो 51 का निकालना है तो ये 50 से कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, तो 25 में उस 1 को जोड़ दो यानी 26, और 1 का स्क्वायर के लिए 2 अंक लिखो यहाँ 2601। अगर मानो आपको 54 का स्क्वायर निकालना है, 50 से कितना ज्यादा है? 4, तो 25 में उस 4 को जोड़ दो यानी 29, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर मानो यहाँ पर आपको कल के दिन 48 का स्क्वायर निकालना है तो 48 50 से कितना कम है? तो बोलोगे सर 48 50 से 2 कम है, तो 25 में 2 की कमी कर दो। 25 में 2 कम करोगे तो बोलोगे आ जाएगा 23, और ये कितना कम है? 2 कम है, तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारे ये सारे सवाल थे स्क्वायर पे। मुझे मान लो यहाँ पर ये 4.6 ना होकर मुझे दिखता है ये 46 है, तो 46 में कितने की कमी है? 4 की, तो 25 में 4 की कमी करूंगा तो आ जाएगा 21, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। अगर यहाँ पर दशमलव के बाद 1 स्थान है तो स्क्वायर करने पे दशमलव के बाद 2 स्थान होंगे यानी 21.16।
ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर 50 से 4 ज्यादा है तो 25 में उस 4 को जोड़ दो, 29 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। दशमलव के बाद एक स्थान है तो दशमलव के बाद 2 स्थान होंगे और माइनस करोगे यहाँ पर तो 24.84 आएगा। अब यहाँ यूनिट डिजिट आप खेल लो। आप ऐसे भी कह सकते हो 6 जमा 6 12 और 12 में से 4 गया तो यूनिट डिजिट पे 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप ऐसे भी यूनिट डिजिट निकाल सकते हो। समझ में आ गया मेरा बात भाई? चलो आ जाओ अगले सवाल की तरफ। देखो यहाँ पे, और आप ऐसे भी यहाँ पे अगर यूनिट डिजिट से भी इस सवाल को करते ना, मानो अगर आप इसको नहीं भी कैलकुलेट करते तो भी कहते 6 का स्क्वायर हमारा 6 होता है, 4 का स्क्वायर हमारा 6 होता है और 4 का स्क्वायर करना ही नहीं था, -4 करना था। तो 12 में से 4 गया तो इक्याई के स्थान पे कितना आता, 8 आता। यानी इस पर्टिकुलर सवाल को करने के 3 नियम है। पहला हो गया यूनिट डिजिट का कंसेप्ट, 6 का स्क्वायर 6, 4 का स्क्वायर 6 और यहाँ पर 4 घटाना था। 6 6 12 में से 4 गया तो 8, 8 एक ही संख्या के इक्याई के स्थान पे उससे कर लिया। दूसरा तरीका आप इसको डिजिटल सम से कर सकते थे और तीसरा तरीका अगर आपको स्क्वायर का तरीका पता था तो आप उससे कर सकते थे। मतलब यहाँ पर टोटल 3 तरीके से आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को कर पाते। ठीक है, पेपर में आपका जो भी दिमाग जहां पर भी दौड़े वैसे आप सवालों को कर पाएंगे। ठीक, अब चलिए कुछ नए तरह के प्रश्न देखते हैं। जैसे सवाल नंबर 167 हो गया। यहाँ पर आपको रीजनिंग वाला सवाल दिया जाता है। मैथ्स में मेंस के पेपर में आपको रीजनिंग का सवाल आता है, प्री के पेपर में रीजनिंग की तरह सवाल आता है। और ऐसा कहा जाता है कि यदि प्लस का मतलब होता है आपको माइनस, ठीक है, यदि माइनस का मतलब होता है प्लस, यदि गुना का मतलब होता है भाग और भाग का मतलब होता है गुना, तो बताओ इस संख्या का मान कितना है। तो जिसका मतलब जो दिया गया है ना, बस उसके स्थान पे वो रख लेंगे। जैसे मानो यहाँ पर कहा गया 42, तो 42 को रखो यहाँ पे। बैंकिंग में क्या होता है, बैंकिंग में यहाँ पर डिजिट को भी इंटरचेंज कर दिया जाता है। अगर आप बात करोगे बैंकिंग में तो यहाँ जैसे बोलेगा कि यहाँ पर 2 के स्थान पे 4 ले लो, 4 के स्थान पे 2 ले लो, 2 के स्थान पे 1 ले लो, 1 के स्थान पे 2 ले लो, तो नंबर भी इंटरचेंज होता है। ठीक है, बट हमें यहाँ पर उतना फोकस नहीं करना है। नॉर्मल यहाँ पर साइन को बदलने का कहा है, साइन को बदलेंगे। 42 के स्थान पे 42 को रखेंगे। ठीक है, माइनस आया है और माइनस के स्थान पे हमें क्या लेना है, तो माइनस मीन्स प्लस, यानी माइनस के जगह पे कितना लेंगे तो प्लस लेंगे, यानी माइनस के जगह पे प्लस लेंगे, आ जाएगा 12। ठीक है, गुना, गुना के स्थान पे क्या लेने वाले हैं, तो गुना का मतलब होता है डिवाइड, यानी गुना के जगह पर लेंगे तो हम लेंगे डिवाइड यहाँ पे। ठीक है, फिर प्लस, प्लस के जगह पर क्या लेंगे, तो प्लस के जगह पे माइनस लेंगे, 8 आ जाएगा। फिर डिवाइड, डिवाइड के जगह पे मेरे भाई क्या लेंगे, तो डिवाइड का मतलब गुना होगा तो यहाँ गुना लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, प्लस, प्लस के जगह पे क्या लेंगे यहाँ पे, तो प्लस के जगह पे यहाँ माइनस लेंगे, 15 आ जाएगा। ठीक है, अगर आप गौर से देखो तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई, यही है। तो नीचे 8 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड आ जाएगा, माइनस है तो प्लस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई आ जाएगा। तुरंत तुरंत लिख सकते हो आप यहाँ पे। आपको पता है बॉडमास के नियम से सबसे पहले क्या करना होता है, बॉडमास के नियम से जो है सबसे पहले हमें एक ही काम करना होता है और वो हमें करना होता है सबसे पहले डिवाइड का काम तमाम करो। तो जब आप 12 को 3 के साथ डिवाइड करोगे तो 4 आएगा, 42 में 4 जोड़ोगे तो आ जाएगा 46। 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर -16 -15, ऊपर आ गया। ठीक है, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, 4 जमा 4 कितना हो जाएगा, तो 8 और 9 तिरके कितना हो जाएगा, तो 27 आ जाएगा। यहाँ पर जाएगा तो 30, 30 में से 15 गया तो बोलोगे सर 15 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 इसमें से चला जाएगा तो आ जाएगा 19 आपका, यानी -15/19 जो है ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, दाऊद कहते हैं सर 166 को रिपीट करिए। देखिए दाऊद, ये फॉर्मूला होता है a का पावर 4 b का पावर 4 प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए बी का होल स्क्वायर दिख रहा है आपको। तो जब हम उसको डिवाइड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी के साथ, जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको फॉर्मूला मैंने पढ़ा है ना, ए का पावर 4 बी का पावर 4 और ए बी के होल स्क्वायर को जब आप डिवाइड करोगे किसके साथ, जब आप इसको मानो ये संख्या को यहाँ लेकर आ जाओगे तो बस यही रिजल्ट बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए के स्थान पे 4.6 था, बी के स्थान पे 5.4 था और ए बी के स्थान पे इतना था। मान लो आपको यहाँ स्क्वायर निकालना नहीं आता, मैं कहता हूँ 6 का स्क्वायर कितना, तो 6 के स्क्वायर के इक्याई के स्थान पर
6 आता है। 4 का स्क्वायर यानी यूनिट डिजिट कितना आएगा, तो यहाँ पर 4 का स्क्वायर करने पे यूनिट डिजिट 6 आता है। यहाँ यूनिट डिजिट कितना है, तो 4 है। 6 और 6 12, 12 में से 4 गया तो यूनिट डिजिट कितना आएगा, 8 आएगा। और किसका यूनिट डिजिट 8 है, तो बोलोगे सर एक ही संख्या का यूनिट डिजिट 8 है, वो है ऑप्शन नंबर डी। तो डी फॉर देवसेना जो होगा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे एक सवाल आपने यहाँ पर देखा है कि सीजीएल में ये ऑपरेटर के ऊपर क्वेश्चन पूछे गए हैं, उसी तरीके से आपके पेपर में बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। थोड़ा सा उल्टा सीधा पूछेगा, जैसे प्लस का मतलब डिवाइड है, मल्टीप्लाई का मतलब प्लस है डिवाइड का, तो ऐसे सवालों में बच्चों को थोड़ा घुमाया जाता है, उनके एनालिटिकल रीजनिंग को देखी जाती है कि वो कितना उसको रिटेन कर पाता है। तो सीएचएसएल में इतना छोटा इक्वेशन देगा, सीजीएल के प्री में इतना देगा, और सीजीएल के मेंस में ऐसा 2 इक्वेशन देगा, इस बात को ध्यान रखना। तो अल्टीमेट यहाँ पर कुछ सीखना नहीं है, बस यहाँ पर कैलकुलेशन करना है और मिस्टेक्स से बचना है। एक बात को हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जब भी आप पेपर में सिंप्लीफिकेशन के सवाल को कर रहे हो तो सही करने से ज्यादा इस बात पे फोकस करना कि कहीं गलती ना कर रहे। बार बार अपनी चीजों को क्रॉस चेक करना। एक भी डिजिट अगर मान लो गलत आ गया ना, तो ऑप्शन इतने पास पास होते हैं कि बी की जगह डी टिक करके चले आओगे, लगेगा भी नहीं कि गलती करके आए हो और गलत हो जाता है सवाल वहां पे। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखना। अब जैसे मानो क्वेश्चन नंबर 197 को देखो। अब 197 में क्या है यहाँ पे, ठीक है, पीछे के जितने बीच के भी सवाल है सब वही हैं, आपके करने वाले, मेरे कराने वाला कोई भी नहीं है। अब जैसे मानो यहाँ पर ये सवाल है, कुछ इस तरीके के रूट के प्रकार के क्वेश्चन है। अब यहाँ पर रूट वाले जितने भी क्वेश्चन है वो लगभग मैंने आपको करवा दिया है। ठीक है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अगर हमारे सामने ये क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे हल करेंगे। ठीक है, अगर हमारे सामने मान लो ये क्वेश्चन है तो हम इसको कैसे हल करेंगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। ठीक, याद रखो बार बार फैक्टराइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आएगा। कभी भी ऐसा नहीं है कि संख्या को तोड़ने लग जाना, नॉर्मल लिखो। 5√3 हो गया, 7√2 हो गया हमारा यहाँ पे, -√6 हो गया, माइनस। अब यहाँ 23 है मानो, और 23 के साथ नीचे क्या है, 2, 3 और 6 है, तो लिखो यहाँ पर 2 हो गया, 3 हो गया और कितना हो गया, 6 हो गया। ऊपर आपको पता है कि गुना करना है मुझे इसी के साथ, यानी मुझे 2 जमा 3 जमा, ठीक है, -6 के साथ। अगर यहाँ प्लस है तो इसका माइनस के साथ गुना कर दो। नीचे कितना आएगा, 2 आएगा आपका 3 और नीचे आएगा -6। ठीक है, इनको आपस में गुना करके साइड में लिखो। हर बार जो है सबको लपेटे में साथ में नहीं लेना होता है, कुछ चीजें साइड में कर लेनी होती है। √2 2 आएगा, √2 √3 √6 आएगा, माइनस कितना आएगा, तो -√12 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ बोलोगे तो √6 आएगा, फिर उसके बाद आपका 3 आएगा, -√18 आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर बोलोगे तो बोलोगे सर √12 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और √18 आ जाएगा, और माइनस कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। माइनस वाले को पकड़ो कि क्या वो किसी प्लस को काट सकता है। जैसे माइनस वाला 18 है तो ये 18 को काट सकता है। ठीक है, इसके अलावा माइनस वाला 12 है, ये इस 12 को काट सकता है। ठीक, और भी कहीं पर कुछ है, बताओ जल्दी से। टोटल हमारे पास 3 माइनस आने चाहिए। एक माइनस आना चाहिए -12, दूसरा आना चाहिए -18, ठीक है, जो आ चुका है। तीसरा आना चाहिए -6। अब यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर 2 जमा 3, 2 जमा 3 कितना है, तो 2 जमा 3 5 है, तो बोलोगे सर 5 आ गया। √6 और √6 कितना आ गया, तो 2√6 आ गया सर। ठीक है, √6 और √6 कितना आ गया, 2√6 और माइनस आ गया 6 का। जब यहाँ पर करोगे तो 2√6, ठीक, और कितना आ जाएगा, -1। 2√6 -1 दिख रहा है, इस पूरे को सॉल्व करने पे 2√6 -1, तो बस यहाँ 2√6 -1 ही अपने साथ लिखेंगे। इनको अभी ऐसे रहने दो, ये बेचारे लफंगे हैं, इनको घूमने दो अभी ऐसे, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, बाकी पूरे इक्वेशन पे ये हमारा सेम रहेगा, ये -23 रहेगा, ऊपर हमारा रहेगा कितना, ठीक है, कितना आया था हम तो भूल ही गए, कितना आया था, 2√6 -1 आया था, 2√6 -1 आया था। ठीक है, और नीचे कितना आया था, तो 2√6 -1 हमारा। ऊपर कितना है, तो बोलेंगे सर √2 जमा √3 माइनस √6 आ गया। अब यहाँ पर 2√6 -1 है, जैसा कि मैंने आपको इसका फैक्टराइजेशन बताया है, तो अब इसका फैक्टराइजेशन आप कैसे करोगे बताओ। 2√6 है और यहाँ पर -1 है, तो इसका फैक्टराइजेशन करने के लिए बोलोगे सर 2√6 और यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो +1 आ जाएगा। अब यहाँ पर इनके स्क्वायर का अंतर, तो 2 दूनी 4, 4 छक 24, 24 में से 1 गया तो नीचे कितना आएगा, तो नीचे यहाँ पर 23 आ जाएगा। नीचे कितना आ जाएगा, 23। ये 23 हमारे इस 23 को क्या करेगा,
काट देगा। ये 23 हमारे इस 23 को क्या कर देगा, काट देगा। यहाँ वाली संख्या को लिख दो 5√3, 7√2 और -√6। अब यहाँ इस पूरे सवाल को सॉल्व करो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखो तो आप बोलोगे, ठीक है, √3 वाले को एक साथ उठाओ, देखो तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहाँ भी √3 है, यहाँ भी, चलो सॉल्व ही कर लो, आसान रहेगा। तो 5√3 जमा 7√2 -√6। जब आप यहाँ पर यहाँ माइनस है, याद रखो, तो √2 को जब आप यहाँ के √2 के साथ गुना करोगे, देखो 2√6, 2√6 को जब आप √2 के साथ गुना करोगे, तो 2√6 को जब आप √2 के साथ गुना कर रहे हो तो 2√12 आएगा। इस 12 में से 4 बाहर निकल के आ जाएगा, यानी 8√3 आ जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, या ऐसा कह सकते हो कि देखो यहाँ पे जब √2 इस √2 के साथ गुना होगा तो 2 × 2 4 और 4√3। ठीक है, यहाँ पर देखो 2 आ जाएगा ना आपका, यहाँ √2 × √2 2 बना देगा, और 2 × 2 कितना होगा, देखो यहाँ पे, ठीक है। 2√6 के साथ √2 को हमने गुना किया तो ये हमारा जो है √12 बना देगा, और √12 हमारा 4 है, वो 4 बाहर आएगा तो 2 बनाएगा, यानी 4√3 होगा। या ऐसे कह सकते हो कि √2 × √3 है, √2 × √2 2, 2 × 2 4, 4√3 कितना हो गया, तो माइनस में हमारा आ जाएगा 4√3। उसी तरीके से √2 को आप 1 के साथ गुना करोगे तो -√2, √3 × √3 3, 3 × 2 6, 6√2 आ जाएगा, यानी -6√2 आप कह सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर हो जाएगा आपका -√3, कैलकुलेटिव होगा। -√6 को जब आप 2√6 के साथ गुना करोगे, √6 हमारा √6 खत्म कर देगा, यानी आ जाएगा -12 प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और बाहर माइनस है। उसी तरीके से यहाँ पर हम क्या कर देंगे, +√6 कर देंगे। अब देखो सवाल में क्या आपका कुछ बच रहा है, तो आप देखो काटम कुटम खेल लो थोड़ा सा, तो -√6 आपके +√6 को कैंसिल कर देगा। ठीक है, और भी सवाल में कुछ बचा हुआ है, बताओ यहाँ पे। तो बोलोगे सर देखो 5√3 है, देखो 5√3 में से 4√3 जाएगा, 1√3 बचेगा, और वो √3 इस √3 को भी क्या करेगा, तो खत्म कर देगा। ठीक है, इसके अलावा अगर हम सवाल में बात करें तो 7√2 जो है हमारा 7√2 को खत्म कर देगा। कांस्टेंट हमारा कितना बचा, तो कांस्टेंट हमारा 12 बचा। इसी 12 के लिए इतनी मेहनत थी, यानी ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो 6 होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नीचे हमारा 2√6 -1 आया था, नीचे 2√6 -1 आया था, तो 2√6 -1 का फैक्टराइजेशन कैसे किया, तो ऊपर 2√6 +1 लिख दिया, और इनके स्क्वायर का अंतर हमने नीचे लिख दिया। ठीक है, हमेशा यहाँ बात समझ में आई आपको। आपने कहा सर 2√6 +1 होगा ना, तो बिल्कुल 2√6 +1 हमने यहाँ पर नहीं लिखा है, यहाँ वाला साइन जो है ये माइनस में है, तो ये माइनस हर किसी को क्या कर रहा है, ये माइनस हर किसी को माइनस बना रहा है। ठीक है, चलिए आ जाइए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला सवाल जो है वो देखो, क्वेश्चन नंबर 201। इस सवाल को मैंने आपके शीट में इसलिए डाला है ताकि ये सवाल आपके ब्रैकेट के कंसेप्ट को समझा सके कि सबसे पहले किस तरह के ब्रैकेट को हल करना होता है, फिर उसके बाद किस तरह के ब्रैकेट को, फिर उसके बाद किस तरीके से ब्रैकेट को, यानी पैरेंथेसिस का कंसेप्ट जो है वो आपको यहाँ पे आ सके। तो पहले ही मैंने कहा था कि सबसे पहले छोटे वाले को हल करते हैं, फिर उसके बाद जो है हम यहाँ पर इसको हल करते हैं, और फिर उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे बड़े वाले को हल करते हैं। ठीक है, साथ में जब हमने आपको बोर्डमास पढ़ाया था, तो बोर्डमास पढ़ाने के साथ साथ हमने आपको ये भी कहा था कि इस बोर्डमास के पहले एक वी शब्द लगा होता है, और वी का मतलब होता है बार। वी का मतलब क्या होता है, बार होता है, यानी आप उसको सबसे पहले हल करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले हल करोगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। इन सभी सवालों में सबसे पहले हल होगा तो ये 18 और 13 कितना हो जाएगा, तो 31 हो जाएगा। ठीक है, 31 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा, तो 31। 31 में से देखो यहाँ पर आप बोलोगे तो सर 18 और -18 13 कितना हो गया, तो 31। 18 में से 13 घटाओगे तो कितना आएगा, तो 18 में से 31 घटाओगे तो बोलोगे सर -13 आ रहा है। कितना आ रहा है, तो -13 आ रहा है। ठीक है, अब आप लिखो वैल्यू यहाँ पे, तो बोलोगे सर 225 माइनस 42 माइनस ब्रैकेट के अंदर 25 और माइनस, और इसको सॉल्व करने पे कितना आया है, तो -13 आया है। कितना आया है, तो -13 आया है। एक एक स्टेप आप पेपर में लिख लो, थोड़ा थोड़ा जो है आपका स्पीड बन जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो 225 माइनस, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस हो गया, 25 और 13 कितना हो गया, तो 38 हो गया। 42 में से 38 जाएगा तो कितना आएगा, तो 4 आएगा, और 225 में से 4 जाएगा तो उत्तर कितना आएगा,
221 जो होगा, ठीक है, देखो यहाँ पे 5 3 8 38 4 आएगा, कहीं पर छूट गया क्या सवाल? 18 से खत्म हो गया ना यहाँ पे, 18 को 13 के साथ 8 3 11 2 1 3 31, -13 आ गया, माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, 25 और 13 कितना हो गया, तो 38 हो गया, 4 हो गया। सवाल में गलती है, 221 आना चाहिए, ठीक है, 221 आना चाहिए। बोर्ड नहीं कट रहा है, बोर्ड बिल्कुल भी नहीं कट रहा है, वो सवाल ही वैसा है, बोर्ड नहीं कट रहा है माय डियर, इस बात को ध्यान रखें। ये सवाल ही ऐसा है, 225 में से 4 आएगा तो 221 आंसर होगा ना इसका, 221 आंसर होगा। मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं गड़बड़ है, टाइपिस्ट की गलती है, 231 उसने टाइप कर दिया है, ठीक है। मुझे लग रहा है ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा, देख लो एक बार, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही इसका आंसर होगा, 221 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। करेक्ट कर लो आप लोग एक बार, ठीक है। यहां से देखो ना -13 आएगा, वो -13 यहाँ पर जाएगा तो +13 बना देगा, 25 13 38 बना देगा, 42 में से 38 जाएगा तो 4 आएगा, और यहाँ पर 225 में से 4 जाएगा तो 221 आएगा, ठीक है। चलो अगले सवाल की तरफ देखो। अब कुछ सवाल आपको ऐसे भी मिल सकते हैं, पावर के ऊपर आधारित प्रश्न, ठीक है, पावर के ऊपर आधारित प्रश्न आपको मिल सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखें। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, पावर वाले ऐसे जितने भी सवाल है आप उनको आसानी से कर सकते हो। फेमस क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ऐसे सवाल होते हैं जिसमें पावर में तो आंसर भी याद है, 9/4, इस तरीके से जैसे यहाँ पर ये क्वेश्चन है, और क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि ये आपको वैल्यू बराबर है, तो आपको यहाँ पर 2 - 42x की वैल्यू कितनी होगी। अब मुझे यहाँ पर एक बात बताइए, अगर मानिए यहाँ पर ये चीज जो है वो हमारे इसके बराबर है, ये दोनों आपस में बराबर हैं, है कि नहीं है बराबर, तो आप बोलेंगे हाँ सर दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर ये दोनों बराबर हैं यानी इस संख्या का इतना पावर का इतना पावर का इतना पावर बराबर होगा इसके इतना इतना इंटू इतना के, कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पे। जैसे मानो अगर मैं आपको एक बात कहूं, मैंने आपको कहा कि a का पावर m, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया n, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया o, बराबर होगा a के पावर p, फिर ब्रैकेट लगा दिया q, फिर ब्रैकेट लगा दिया r। इसके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि m इंटू n इंटू o बराबर होगा किसके, बराबर होगा p इंटू क्यू इंटू आर के। क्योंकि जब हमारे बेस सेम होते हैं ना, जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर का मल्टीप्लिकेशन ही बराबर होता है। तो उसी तरीके से अगर हम यहाँ पर बात करें इस सवाल में, तो हम कह सकते हैं जब हमारा बेस सेम है तो पावर का मल्टीप्लिकेशन क्या क्या है। तो पावर का मल्टीप्लिकेशन जरा एक बार देखो आप, तो पावर का मल्टीप्लिकेशन और आसान है, आप एक बार गुना करो इनको, ठीक है, पावर का मल्टीप्लिकेशन और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो जरा गुना करोगे तो बोलोगे सर देखो यहाँ पे सिंपल सा बात है, 3 इंटू, ठीक है, 2x + 3, ठीक, इंटू -3/4 बराबर होगा किसके बराबर होगा, तो बराबर होगा हमारे 2/3 इंटू 3x + 7, ठीक है, और यहाँ हो जाएगा हमारा कितना है, तो 6/5 है, -6/5 है, -6/5 है, कितना है, -6/5 है। इस बात का ध्यान दें, शीट में आप लोग देख लेंगे -6/5 है, ठीक। जब हम यहाँ पर काटेंगे तो हम कहेंगे भैया देखो हमारा जो बात ऐसा है, -3 से ये हमारा 2 बार में कट गया, कितनी बार में कट गया, 2 बार में कट गया। और कुछ कहानी कट्टम कुट्टम का होगा तो नहीं होगा, ठीक है, और कुछ कहानी अगर नहीं होगा तो कोई बात नहीं, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 × 3 15 और 15 × 3 45, 45 × 2 कितना हो जाएगा, तो 90x, 5 × 3 15, 15 3 45, 45 का 3 गुना कितना होगा, तो 45 का 3 गुना 135 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से इधर सीधा गुना करो, 4 × 2 8, 8 × 2 16, 16 × 3 कितना हो जाएगा, तो 48x, और 16 सते कितना हो जाएगा, तो 112। ध्यान रखना है मेरे भाई, जब आप 90 में से 48 को घटाओगे, ठीक है, जब आप यहाँ पे कर लो गुना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पर एक बार साइन को चेक कर लो जरा, साइन जो है वो -6/5 है, ठीक है, साइन जो है ना वो -6/5 है, ऐसे कर देता हूं, साइन -6/5 है,
तो 3 इंटू 2x प्लस 3 इंटू -3/4 बराबर 2/3 इंटू 3x प्लस 7 इंटू -6/5। -3 से हमारा 2 बार में जाएगा, ठीक है। और कुछ हम कॉमन निकाल नहीं सकते हैं, तो 5 3 15 3 45 दूना 90, 5 3 15 3 45 और 45 का 3 गुना हो गया हमारा 135, ठीक है। और यहाँ तो कुछ बचा नहीं हमारा। अब इस साइड देखते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16 3 के 43 16, 7 6 42, 7 एकम 112, सही आ रहा है। अब हमारा ये वैल्यू जैसे मानो आ गया, तो 90 में से आप अगर 48 को घटाओगे तो कितना आएगा, तो बोलोगे सर 42x आ जाएगा यहाँ पे। 112 में से 135 को घटाओगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा यहाँ पे। बोलो माइनस 135 आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा, तो -23 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -23 आ जाएगा। यानी 42x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो -23 आ जाएगी, ठीक है। 42x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -23 आ जाएगी। अब यहाँ -42x की वैल्यू रखनी है, -42x की। अगर 42x की वैल्यू इतनी है तो -42x की वैल्यू कितनी होगी, तो -42x की वैल्यू 23 होगी, ठीक है। यानी इसकी पूरी की पूरी वैल्यू कितनी आ गई, 23 आ गई। 23 में 2 जोड़ो 25, 25 का रूट कितना होगा, 5 होगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया। -42 की वैल्यू कितनी आ गई, -42 की वैल्यू प्लस में 23 आ गई, तो +23 में +2 जोड़ेंगे 25, 25 का रूट कितना आएगा, तो 25 का रूट हमारा 5 आ जाएगा। बहुत बच्चे यहाँ x की वैल्यू निकालेंगे, फिर -42 की निकालेंगे। यही तो गलती करना है पेपर में आपको, यही तो गलती करोगे अब, है बताओ। आ जाओ, ऐसा गलती नहीं करते पेपर में, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 219 को देखो। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या कहा गया, कहा गया सवाल में कि यदि इतने का मान हमारा इतने के बराबर है, जहां ABCD जो है वो नेचुरल नंबर है, तो मुझे बताओ A प्लस B प्लस C प्लस D का जो मान होगा वो कितना होगा। आपके सामने है A प्लस B प्लस C का जो D का जो मान है वो कितना है, बताइए। ABCD का जो मान है वो कितना है, बताइए। बहुत ही सिंपल सवाल है, बताओ, बहुत ही सिंपल सवाल है, हो जाएगा ये भी। याद करो 1 प्लस √2 प्लस √3 का फैक्टराइजेशन क्या बताया था। अगर याद होगा तो ठीक है, नहीं याद होगा तो दोबारा से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। और दोबारा से फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा तो कोई बड़ी बात तो है नहीं, आराम से कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कुछ चीजों का जो है शॉर्ट तरीका ध्यान रखो। जैसे मानो अगर मैंने आपको ये उस दिन कहा था ना कि 1/√1 प्लस √2 प्लस √3 का फैक्टराइजेशन ध्यान रखने को, तो याद किया जा सकता है। अब जैसे मानो इसका फैक्टराइजेशन है, मैं दोबारा से कर देता हूँ। यहाँ पे 1 प्लस √2 प्लस √3 हो गया। इसको हमें गुना करना है, किसके साथ गुना करना है, तो इसको हमें गुना करना है 1 प्लस √2 माइनस √3 डिवाइडेड बाई यहाँ पे 1 प्लस √2 माइनस √3 के साथ, ठीक है। ऊपर वाली वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 1 प्लस √2 माइनस √3 आ जाएगी। नीचे अगर हम बात करें, 1 का 1 आ जाएगा, √2 आ जाएगा, माइनस √3 आ जाएगा, फिर √2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और माइनस √6 आ जाएगा, फिर यहाँ पे √3 आ जाएगा, फिर यहाँ √6 आ जाएगा और -3 आ जाएगा। थोड़ा कैलकुलेशन में स्पीड बढ़ाएंगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। माइनस वाला प्लस वाले को काट देगा, माइनस वाला प्लस वाले को काट देगा। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि 2 और 1 हमारा इस 3 को काट देता है, तो अल्टीमेट हमारा 2√2 बचता है। यानी आपको ये बात ध्यान रखना है कि जब आप इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो बीच वाले का 2 गुना यानी 2√2 मिलेगा। और इनटू में क्या मिलेगा, तो इनटू में आपको मिलेगा 1 तो प्लस में रहेगा, √2 भी प्लस में रहेगा, लेकिन ये 3 वाला माइनस में आ जाएगा, तो 1 + 2, ठीक है, 1 + √2 माइनस √3, 1 + √2 माइनस √3। तो उसी तरीके से ये जो संख्या है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी, तो 4 हो जाएगा। और 1/1, 2 और 3 का जो फैक्टराइजेशन होगा वो होगा 2√2, 1 + √2 माइनस √3, 1 + √2 माइनस √3 दिख रहा है आपको, 2√2, 1 + 2√2 माइनस √3। यानी जब हम इनको गुना करेंगे तो हम बोलेंगे सर 8√2, ठीक है। अब इसको पूरा का पूरा खोलो, तो 4 × 2 8, 8√2 को 1 के साथ किया तो 8√2 हमारा आ गया। 8√2 को जब 2 के साथ किया तो 4 दूनी 8 और इंटू 2 कितना हो गया, तो 16 हो गया।
जब यहाँ पर 8 रूट यहाँ कितना हो गया, तो 8 रूट हमारा 6 हो गया, 8 रूट कितना हो गया, 6 हो गया। अब सवाल में जिसके जिसके साथ कंपेयर करने को बोला है उसके साथ आप कंपेयर करो। रूट 2 वाले के साथ मान b है, तो रूट 2 वाले के साथ मान 8 है, यानी b का वैल्यू कितना आ गया, तो b का वैल्यू हमारा 8 आ गया। रूट 3 वाले के साथ मान x है, क्या हमें कहीं पे रूट 3 वाले का कोई वैल्यू मिला है, बताना जरा। कहीं पर भी रूट 3 की कोई वैल्यू हमें मिलेगी तो नहीं मिलेगी, यानी x का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। रूट 6 वाले के साथ माइनस d है, तो माइनस d की वैल्यू -8 है, यानी d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो d की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ 8 हो जाएगी। जो a है वो हमारा कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म वाले की वैल्यू कितनी है, तो 16 है, यानी a का मान कितना होगा, 16 होगा। चारों संख्याओं को हमें जोड़ने को कहा है, ये हमारा असल में c है और कुछ नहीं है। चारों संख्याओं को जोड़ो, तो 16 और 8 24, ठीक है। क्या बार बार गलती हो जाती है यार, मुझे तो समझ ही नहीं आता है। 4 इंटू 1 जमा 2 जमा रूट 3 है ना, 1 2 और रूट 3 है। या तो सवाल में बहुत ज्यादा गलती है। 1 2 माइनस रूट 3, 1 2 माइनस रूट 3, फिर हमने कहा रूट 2, फिर यहाँ 2 हो गया, माइनस रूट 6, रूट 3 हो गया, रूट 6 हो गया और -3 हो गया, ठीक है। तो 1 प्लस हमारा आ जाएगा कितना, 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3 आ जाएगा, ठीक है। a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू है ना, मतलब यहाँ पर जरूर जो है साइन में थोड़ी सी गड़बड़ी है। अगर साइन में करोगे तो इसका आंसर 0 आएगा फिर, ठीक है। अगर यहाँ साइन में गड़बड़ी नहीं हुई, 4 इंटू 1 जमा 1 कितना हो जाएगा, 8 रूट 2 हो जाएगा, 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, और 4 दूनी 8, 8 माइनस रूट 6, यानी अगर हम इसको a प्लस बी के फॉर्म में अरेंज करें तो ये हमारा a हो जाएगा, b रूट 2 हो जाएगा हमारा यहाँ पे, c की वैल्यू है नहीं तो यहाँ पर 0 रूट 3 हम लिख सकते हैं, और -8 रूट 6 हम लिख सकते हैं। सवाल में अगर हम इसको कंपेयर करें तो सवाल में हमसे कहा गया है ये हमारा a है, प्लस b रूट 2 है, ठीक है, प्लस c रूट 3 है, और माइनस यहाँ पे d रूट 6 है। अब यही तो लफड़ा है, a का मान साफ तौर पे 16 आ गया, b का मान हमारा 8 आ गया, c का मान हमारा 0 आ गया, और माइनस d रूट 6 बराबर -8 रूट 3, d का मान 8 आ गया। तो इस हिसाब से जो हमारा उत्तर आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 16 प्लस 8, ठीक है, प्लस 8 हमारा उत्तर आना चाहिए, ये हमारा उत्तर आना चाहिए। सवाल में जो है वो टेक्निकली कहीं ना कहीं जो है ओहो, यहाँ गलती हमने कर दिया ना, यहाँ 2 रूट 2 हमने छोड़ दिया है, 2 रूट 2 हमने छोड़ दिया है, माफ करेंगे दोस्तों। असल में ऊपर 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3, ठीक है। देखो आपको मैं सीधा का सीधा लिख दूं, यहाँ मुझे लग रहा था कि कहीं ना कहीं गलती है। ऊपर का देखोगे फैक्टराइजेशन, तो 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का जो फैक्टराइजेशन आएगा, 1 प्लस रूट 2 प्लस रूट 3 का जो फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा हमारा 1 प्लस रूट 2 माइनस रूट 3, और डिवाइड करेंगे इसको 2 रूट 2 के साथ। असल में यहाँ पर 2 रूट 2 नीचे मिल रहा था और वो चीज मैंने ऊपर लिख दी थी। उसी तरीके से यहाँ पर ये जो पूरा का पूरा लिखा गया है इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लो। काफी समय बर्बाद हो गया हम लोगों का इसी चीज में, ठीक है, काफी समय बर्बाद हो गया, याद रहेगा आज से, ठीक है। एक्चुअली में आप लोगों की क्लास नोट्स पूरी की पूरी डिलीट हो गई है, ठीक है, फाइल करप्ट हो गई है, वो मैं नया बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर तो जरा देखो 4 बटे इतना है, तो बोलोगे सर 4 तो रहेगा ही रहेगा, ऊपर आएगा 1 जमा रूट 2 माइनस रूट 3, और नीचे आ जाएगा हमारा कितना, तो नीचे आ जाएगा हमारा 2 रूट 2। 2 रूट 2 जब इसको काटेगा तो रूट 2 बार में काटेगा, रूट 2 से 1 में गुना करोगे तो रूट 2 आएगा, रूट 2 से 2 में गुना करोगे तो आपका 2 आएगा, रूट 2 से रूट 3 में गुना करोगे तो रूट 6 आएगा, ठीक है। a की वैल्यू ये हमारी किसकी वैल्यू होगी, तो ये हमारी a की वैल्यू होगी। ये रूट 2 जो होगी वो हमारी किसकी वैल्यू होगी, रूट 2 के साथ देखो यहाँ पे हर किसी की वैल्यू यहाँ से लिख सकते हो। a की वैल्यू कितनी आएगी, तो 2 आएगी, रूट 2 इंटू 1, यानी b की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 आएगी, c की वैल्यू कितनी आएगी, तो 0 आएगी,
ठीक है। और यहाँ पर डी की वैल्यू कितनी आएगी, तो 1 आएगी यहाँ पे। यानी जब आप इन तीनों को सभी को जोड़ोगे तो 2 1 3 और 3 1 4, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाओ अब देखो, जैसे एक सवाल मैंने जो आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 233 दिया है, असल में ये सवाल आपका सीजीएल मेंस का है 15/10/2020 का। अब ये सवाल 15/10/2020 का आपको पूछा गया है, सेम तरीके से सेम पैटर्न पर आपका क्वेश्चन है, मल्टीप्लीकेशन पे और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चीज मैंने आपको करवाई हुई है कि ऐसे आपको कैसे सॉल्व करना है। तो एक सवाल मैं आप लोगों को ये होमवर्क दे रहा हूँ, जैसे 24 में से ये कहोगे ना 22/90 हो जाएगा, 6/9 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 15/90 हो जाएगा वहां पे। ठीक है, तो इस तरीके से सभी सवालों को यहाँ इसमें कुछ नहीं करना, सबको लगातार लेना है और गुना कर देना है, सबको लगातार में लेके गुना कर देना है। 2.4 के ऊपर बार है तो आप कह सकते हो सर ये कितना है, तो देखो 24 में से 2 गया 22 बटे कितना हो जाएगा, 22/90। गुना लगाओगे 6/9 के साथ, उसका गुना लगाओगे 3 के साथ, 16 में से 1 गया तो सीधा बोलोगे 15 बटे कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। यहाँ 27/99 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर कितना है, 83 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा, 75, 75 बटे कितना, 90। और यहाँ सीधा का सीधा 15 बटे कितना, 90। बस अब इसको पूरा का पूरा हल कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हल कर लो, यहाँ पे क्या परेशानी है, सॉल्व कर लेना। 15 से काटोगे 6 बार में, 15 से काटोगे 6 बार में, एक 6 यहाँ पर चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला 6 खत्म कर देगा इसको, और यहाँ वाला जो 6 है वो इस 3 को आपको काटेगा 2 बार में, 2 से काटेगा 11 बार में। इस तरीके से इस 6 का नाश होगा। और कहीं पर कुछ बचा है, 9 से काटोगे तो इसको 3 बार में काट पाओगे, 3 से काटोगे तो 30 बार में काट पाओगे। ठीक है, 3 से काटोगे 30 बार में काट पाओगे। और कहीं 3 से कुछ काटा जा सकता है, 11 हो गया और ऊपर 75 हो गया। नीचे क्या क्या बचा है, तो 30 बचा है, 99 बचा है और हमारा यहाँ 90 बचा है। 5 से काटोगे 15 बार में, 5 से काटोगे 18 बार में। या 5 5 क्यों कर रहे हो, 15 से काटो, 15 पचे 75, मानो यहाँ पे 15 से आपने काटा 5 बार में, 15 से काटा आपने 6 बार में, और 5 से काट सकते हो 6 बार में और काट लो। यानी अब बचेगा 11/36 × 99। मान लो यहाँ 11 बटे, एक और बात है, 11 से काट लो 9 बार में, 11 से काटो कितनी बार में, 9 बार में, कितना बचेगा एक बार में। ठीक है, 9 छक 54, 36 का 9 गुना, 36 का कितना गुना, 9 गुना, 36 का 9 गुना हमारा यहाँ पे 9 छक 54 और 9 तिरके 27, 5 32, यानी 1/324 आ रहा है। अब आपको इसको हल करना पड़ेगा, पूरा बढ़िया से हल करना पड़ेगा आपको। 36 का 6 गुना 216 होता है, 36 का 3 गुना 108 होता है, 216 और 108 324 आएगा। अब यहाँ 324 हमारा कौन सा देगा, तो ये हमारा 11 बटे कितना देगा, 99, 1/9 आएगा। 136 में से 1 गया तो ये देगा हमारा 135। ठीक है, और बट्टे में 9 9 और 0, अगर हम 5 से काटते हैं, देखो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है यार, 814/999। फिर कहीं गुना भाग में कुछ ना कुछ गलती है, आप देखो यहाँ पे कुछ ना कुछ गलती है, देखो कोई परेशानी की बात नहीं है। गुना भाग देखो यहाँ, जैसे कि हमने 2.4 लिखा, ओहो एक मिनट, जैसे मानिए कि हमने यहाँ पर 2.4 का बार लिखा, तो 2.4 का बार का मतलब होता है 2 + 0.4 का बार, और इसका मतलब होता है 2 का मतलब इतना हो गया, और 4 का बार का मतलब 4/9 हो गया। ठीक है, यानी आप इसको कह सकते हैं 9 दूनी 18, 4 22/9। इस बात को समझिएगा आप। जैसे इस सवाल में आप लोगों के लिए हल कर देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। देखिए, छोटी छोटी बातों का सिंप्लीफिकेशन में ध्यान रखना होता है, नहीं तो मामला बहुत गड़बड़ हो जाता है। जैसे मानो यहाँ पर, अगर मानो छोटी छोटी बातें होती हैं और कुछ खास नहीं होती। जैसे मानिए यहाँ पर हमने कहा एक तो हो जाता है हमारा क्या, एक हो जाता है हमारा, हमेशा इस बात को ध्यान रखो, एक हो गया हमारा 0.4 का बार जिसको हम लिखते हैं 4/9। एक होता है हमारा 1.4 का बार जिसका मतलब होता है 1 + 0.4 का बार, यानी हम कह सकते हैं 1 + 4/9। समझ में आ गया। 0.4 रहे तो इसको 4/9 लिख सकते हो, और 1.4 का बार का मतलब क्या हो गया, 1 + 0.4 का बार, यानी 1 का 1 और 4/9, यानी आप इसको कहोगे 9 × 9 = 4, 13/9।
समझ में आ गया। तो उसी तरीके से हमारा यहाँ पर छोटा सा एक मिस्टेक था, बस ये पहले पार्ट पे, और कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं था। फिर भी हम यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। 2.4 का बार है, तो 2.4 का बार का मतलब होता है 2 प्लस 0.4 का बार, यानी लिखेंगे यहाँ पर 2 और यहाँ लिखेंगे 4/9। तो 9 दूनी 18 और 4 कितना होगा 22/9, यानी पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी 22/9 आ जाएगी। सभी संख्या गुना में है, कहीं पर कोई प्लस नहीं है, कहीं पर कोई माइनस नहीं है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस स्मॉल ब्रैकेट का, मिडिल ब्रैकेट का कहीं पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि 2 को गुना लगाना है, फिर 3 और 2 को आपस में गुना लगाना है, फिर ऐसे गुना लगाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप सबको साथ में गुना कर सकते हो। 0.6 का बार का मतलब क्या होता है 6/9 होता है यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ 3 का मतलब यहाँ 3 हो गया, ठीक है। 0.16, तो 6 के ऊपर बार है यानी 16 में से 1 गया तो 15/90 यानी 1/6 साफ तौर पे आप लिख सकते हो। काटते चलो, 27 बटे आप यहाँ पे 99 लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। 83 में से आ गया तो 75 बटे आप यहाँ पे क्या लिख सकते हो 75/90 लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ 16 में से 15 1/6 आप यहाँ लिख सकते हो। काट के सीधा का सीधा शॉर्ट में लिखा करोगे आप, ठीक है। आपका ये 6 से पूरा का पूरा 6 चला जाएगा। ला दे रहा हूं आंसर मैं आप लोगों के लिए। 6 से पूरा का पूरा 6 चला जाएगा। 15 से काटोगे तो 5 बार में, और 15 से काटोगे तो पूरा का पूरा 6 बार में, ठीक है। आपका 11 से 2 बार में जाएगा, और 11 से आपका ये 9 बार में जाएगा, ठीक है। 27 और 3 जो है वो 81 है, और 9 और 9 आपका 81 है, ठीक। आपका जो है 2 इसको कितने बार में काटेगा 3 बार में काटेगा, तो आप बोलोगे सर 5 बटे, ठीक है, 54 का 3 गुना तो 162। 5 बटे कितना आ रहा है 162 आ रहा है। 5 बटे कितना आ रहा है 162 आ रहा है। मुझे जहां तक लगता है कि इसको हल करने पे हमें जो है वो 5 बटे 162 कहाँ से मिलेगा। 5 बटे 162 ऑप्शन नंबर या तो सी से मिलेगा, नहीं तो डी से। अगर ऑप्शन नंबर देखेंगे तो इसको 1/9, ये 10/9 आएगा, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। ये 10/9 आएगा, ये पॉसिबल नहीं है। 136 में से 1 जाएगा तो 135 बटे में 9, 9 और 0। जब आप इसको 5 से काटोगे, ठीक है, जब आप इसको काटोगे, ये 5 से काटोगे तो 5 दूनी 10 बार में जाएगा, मानो यहाँ पे, ठीक। 5 का 2 गुना 10 हो जाएगा 27। 27 से हमारा ये कटेगा, देखते जाओ जरा। 5 से काटोगे तो 18 × 90 188 बार में, और फर्दर ये आपका जो है 5 एकम 5 49। 1 मिनट रुको, 5 एकम 5 आ गया हमारा, और 5 9 45 हो गया, 5 8 40 हो गया। 3 से जाएगा 3 6 18, 3 6 18, 1/22 आ रहा है। 5 बटे 162 है। कौन सा ऑप्शन सही आ रहा है आपको। यही तो सिंप्लीफिकेशन का मजा है, बनता बनता सवाल भी आपसे ना बने। 83 में से 8 गया 75/90। 83 में से 8 यहाँ पर कौन सा है 5 बटे 162। गुना करो जरा एक बार। ऊपर और कुछ बच रहा है, ऊपर कुछ भी नहीं बचा है। 2.4 को हमने लिखा 4/9, 9 दूनी 18, 4 22/9 लिखा है हमने। 6 को लिखा 6/9, 3 का 3 लिखा हमने। 16 में से 1 गया यहाँ पे, तो 16 में से 1 गया तो 15/90, 15 75, 15 6 90, 1/6, 27/99। 83 से हमारा 8 गया है, 83 से 8 गया तो 75 बटे कितना हो जाएगा 90, सही है। और 1/6 हो जाएगा, वो भी सही है यहाँ पे, ठीक है, वो भी सही है यहाँ पे। हाँ सही है। हमारा आंसर में थोड़ा सा गलत लग रहा है मुझे। हो सकता है कि 15 तारीख में, देखो 15 तारीख में काफी गलतियां थी और 16 तारीख में भी काफी ज्यादा गलतियां थी, तो हो सकता है उसमें से ये सिंप्लीफिकेशन का जो क्वेश्चन है ये गलत हो। बाकी हम एक बार काटकुट भी वापस से देख लेते हैं, हम लोगों ने सही काटकुट किया है कि नहीं किया है।
अगर मैं ऊपर वाली संख्या को दोबारा से लिख के नीचे काटूं, जैसे मानो 22/9 है, सिंप्लीफिकेशन में आपका एग्जामिनर जान के गलती भी दे सकता है, इस बात को ध्यान रखो। आपका एग्जामिनर आपको गलत भी दे सकता है, ठीक है। तो हमेशा से ये बात श्योर ना रहे कि आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा, ठीक है। आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा, हमेशा से ऐसा भी श्योर नहीं रहना है। 11 से 2 बार में, 11 से आपका 9 बार में, ठीक है। 9 से हमने काटा है इसको 3 बार में, 3 और 3 हमारे 9 को पूरा का पूरा सत्यानाश कर देगा। 6 और 6 पूरे के 6 को काट देगा। 15 से हम काटेंगे 5 बार में, 15 से हम काटेंगे आपको 6 बार में। 2 से हमने काटा है कितनी बार में, 3 बार में। 9 बच रहा है, 6 बच रहा है, 3 बच रहा है, ऊपर 5 बच रहा है, सही है। 5/9 छक 54 और 54 इंटू 3 कितना हो गया, 162। अब 5/162, 5/162 जरा देख लो तो किस ऑप्शन में आएगा। इसमें तो दूर दूर तक नहीं आएगा, 814/999 होगा यहाँ पे। यहाँ पर 11/99 यानी 1/9 आएगा, वो भी संभव नहीं है। अगर हम इसकी बात करें तो 1 जमा 1/9 यानी 10/9, ये भी सही नहीं है। इसकी अगर हम बात करते हैं तो बोलते हैं सर 1 प्लस, अच्छा ये ऑप्शन नंबर डी आंसर हो सकता है, 1 + 36/99। 1 + 36/99 को अगर आप काटोगे 9 से 4 बार में, 9 से 11 बार में, तो 11 कम 11 4 15/11 आ सकता है। ये भी कहाँ संभव है, ये भी संभव नहीं है। 36/99 यानी 4/11, 15/11, ये भी पॉसिबल नहीं। कोई ऑप्शन इसमें जो है वो करेक्ट नहीं है, कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है मेरे भाई, सारे के सारे ऑप्शन गलत हैं। ये हमारा करेक्ट आंसर है, आप सुधार लेंगे, ठीक है। हो सकता है टाइपिस्ट ने कहीं पर कोई मिस्टेक की हो सकता है उसने ऑप्शंस गलत डाले हो, ठीक है। मैं श्योर हूँ इसमें, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन में टाइपिस्ट लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, और यही रीजन होता है कि सिंप्लीफिकेशन में किसी भी टीचर का यही दिमाग खराब हो जाता है। अगर शीट ढंग की नहीं बनी हुई होती है ना, तो फिर बोर्ड पे जाके गलतियां होती हैं, क्योंकि टाइपिस्ट की गलती हो जाती है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं। अगला सवाल देखो यहाँ पे। अगला सवाल में आपसे सीजीएल का पूछा गया है, 3a + 4b। मेंस का आपका सेम तरीके से सवाल है। देखो, इससे सबक हमें क्या मिलती है, इससे सबक हमें ये मिलती है कि जब हम पेपर में जा रहे हैं तो हमें 100% माइंडसेट के साथ ये बात पे नहीं जाना है कि पेपर में जब हम सवाल को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर सही ही आएगा। क्योंकि आपको हम एक छोटा सा डेटा देना चाहते हैं। 2018 का मेंस का पेपर था, और 2018 के मेंस का पेपर जो है वो हमारा कंडक्ट हुआ था 11 तारीख को, 12 तारीख को, 13 तारीख को, ठीक है। 11 में गलतियों की संख्या थी 6, 12 में गलतियों की संख्या थी 11, और 13 तारीख में कुल मिला के 13 प्रश्न जो थे वो गलत थे। 13 सवाल, 100 सवालों में 13 सवाल आपके गलत आ रहे हैं। और किस्मत उसकी सबसे बुरी होगी उस इंसान की जिसकी ये 13 के 13 सवाल लगातार जो हैं वो उसको गलत मिले होंगे। लगातार जब सवाल गलत मिले होंगे ना, तो इंसान का हौसला वहां पे टूट गया होगा मेरे भाई, ठीक है। समझ में आया? तो इस बात का ध्यान रखो, हौसला नहीं टूटना चाहिए। पेपर में आपकी गलती एग्जामिनर की तरफ से हो सकती है, तो आपको उसके लिए परेशान नहीं होना है, आपको बिल्कुल भी उसके लिए परेशान नहीं होना है। अगर आंसर गलत आ रहा है तो यूं समझ लो एग्जामिनर ने गलती किया है। अब ये सवाल को देखो, सेम तरीके से ये फैक्टराइजेशन पर आधारित है। जैसे कि मैंने आपको फैक्टराइजेशन पढ़ाया, एक लाइन में ये सवाल बन सकता है 1/4 - √8। इसका फैक्टराइजेशन क्या बनेगा? तो बोलोगे सर 4 + √8 बनेगा, 4 + √8, और डिवाइड करेंगे तो इनके दोनों के स्क्वायर से, 4 का स्क्वायर 16 और √8 का स्क्वायर 8, तो 16 में से 8 गया तो कितना बचेगा नीचे, तो 8 बचेगा यहाँ पे। समझ में आ गया बात? प्लस उसी तरीके से जब हमारा a + b हो और a - b हो, तो मैंने आपको क्या कहा, 3 - 2√2 का जब फैक्टराइजेशन करोगे तो 3 + 2√2 एक और आ जाएगा, वो और ये मिलकर इसका स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा, ठीक है। यानी नीचे हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम ऊपर की बात कर लेते हैं। 3 का स्क्वायर हमारा आ जाएगा 9, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा हमारा 8 यहाँ पे, और प्लस 2 × a × b आ जाएगा, यानी 2 × 3 × 2√2 हमारा आ जाएगा। समझ में आ गया बात? यहाँ 17 हो गया, 17 जमा 12√2, यानी इसकी वैल्यू कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू आ गई 17 जमा 12√2 आ गया, ठीक है।
ये हमारे दूसरे वाले की वैल्यू हो गई। अब हम बात करते हैं यहाँ पे तीसरे वाले की। तो 3 + 2√2 है, यानी ये भी इसका स्क्वायर करोगे तो पूरा का पूरा 3 + 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 में से 8 गया तो 1 आ जाएगा। सेम तरीके से यहाँ 3 + 2√2 का स्क्वायर है और वहां 3 - 2√2 का स्क्वायर है, यानी यहाँ 17 + 2√2 आएगा, तो दूसरे वाले में 17 - 2√2 आएगा। कितना आएगा? 17 - 2√2 आएगा। ये बराबर है हमारे जिसके भी a + b√2 के, कोई फर्क की बात नहीं है। अब यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर 4 + √8, 4 का स्क्वायर 16 में से 8 गया 8। इसको जरा काटो यहाँ पे, इसको जरा काटो यहाँ पे, तो काटोगे 4/8 का हो जाएगा आधा। ठीक है, इसको ऐसे ही रहने दो या काट दिया जाए, बताओ। इसको काटोगे तो बोलोगे सर आधा आएगा प्लस 1/√8 आएगा। कोई फायदा नहीं है इसको काटने का, इसको ऐसे ही रहने दो। 4 + √8 डिवाइडेड बाई 8। ठीक है, 17 में से 17 हमारा खत्म हो जाएगा। 17 में से 17 हमारा क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा देखो गौर से, 17 में से हमारा 17 खत्म, 12√2 और 12√2 हमारा हो जाएगा 24√2। कितना हो जाएगा? 24√2। इसको हमें a + b√2 में क्या करना है? इसको हमें a + b√2 में फैक्टराइज करना है। ठीक है, a + b√2 में हमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है। क्या ये कन्वर्ट होगा? यहाँ पर 4 - 8 है, तो 4 - 8 का फैक्टराइजेशन 4 + 8 हो जाएगा ना, 4 + √8 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 में से 8 गया तो हमारा 8 आएगा। ये तो हमारा फैक्टराइजेशन कर ही नहीं पाएगा √8 में। चलो √8 को थोड़ा सॉल्व करो जरा। √8 को सॉल्व करोगे तो बोलोगे सर √8 कितना होता है? 2√2 होता है, तो 4 + 2√2। ठीक है, अब इनको भी जो है जैसे मानो 8 का अगर एलसीएम लेते हो आप, तो 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 192√2। ठीक है, और बट्टे में कितना है? तो बट्टे में 8 है यहाँ पे। तो 4 + 192 और 2 कितना हो जाएगा? 194। ठीक है, 4 + 192 और आपका हो जाएगा 194√2। बट्टे में कितना आ जाएगा? तो बट्टे में 8 आ जाएगा। यहाँ पर जब हम सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे आधा हो गया हमारा यहाँ पे, 8 का 2 × 16। इसको पूरा का पूरा ये कट नहीं पाएगा, खैर। तो यहाँ पर देखो तो बोलोगे सर ये हाफ है। इसको काटोगे 4 से तो ये 2 से कटेगा। 2 × 2 = 18। ठीक है, 2 × 7 = 14, 97/4√2। यानी यहाँ पर अगर हम बात करेंगे a + b√2 में, तो a का मान हमारा आधा आ जाएगा और b का मान 97/4 आ जाएगा। a का मान कितना आ जाएगा? आधा आ जाएगा और b का मान 97/4 आ जाएगा। ठीक है, आपको दिख रहा है a का मान आधा, तो हमारा 3 कहा गया है, यानी 3/2 हमारा आ जाएगा। और b का मान जो है 97/4, तो 4b का मान कितना हो जाएगा? 97 हो जाएगा। 100 में 3 की कमी है तो उसके दोगुने में 6 की कमी होगी। ठीक है, यानी यहाँ पर हम बात करें यहाँ पर, तो 97 का दोगुना कितना हो जाएगा? तो 194। 194 और 3 कितना हो जाएगा? 197। 197/2, यानी 2 × 9 = 18, 2 × 8 = 16, 98 सही, 1/2 जो होगा वो करेक्ट आंसर। ठीक है, 98 सही, 1/2 आएगा। दिख रहा है आपको? 98 सही, 1/2। यहाँ पर ये 98 होगा, ये भी टाइपिस्ट की गलती है। 98 सही, 1/2 जो होगा वो करेक्ट आंसर। 7 दूनी 14, 3 17, 9 दूनी 18, 1 19, 197, इतना आएगा। ऑप्शन नंबर सी कैसे आ रहा है? 98 सही 1/3 थोड़ी आएगा। बट्टे में 3 कहाँ से आ जाएगा? बट्टे में 3 आएगा ही नहीं। जब हमने इसका फैक्टराइजेशन किया है सवाल में, तो 4 + √8 इतना हमारा आ गया। जब हमने इस 8 को 2√2 में लिख दिया है, तो 2√2 में लिखने के बाद क्या हो गया? आप या तो इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लो, 2√2 हो गया, और ये हमारा हो गया 8 चौके 32, 8 दूनी 16, 192, 192 2 194। दोनों को 8 से भाग लगाया, आधा यहाँ पर आ गया और यहाँ पर आ गया आपका 2 × 9 = 18, 2 × 7 = 14, 97/4। ठीक है, a का मान आधा हो गया और b का मान हो गया 97/4। तो हमें a का 3 गुना लेना था, यानी आधा का 3 गुना 3/2, और 4b का मान लेना था, यानी 97 यहाँ पे कितना लेना था? 4b का मान पूरा का पूरा। देखो ये जो है ना, ये 97/4 ये b का मान है। ये कितने का मान है? b का। जब 97/4 रखेंगे, 4 से 4 खत्म, 97 आएगा। अब 97 आएगा तो 3/2 में 97 को जोड़ो।
ठीक है। 3/2 में 97 को जोड़ोगे तो आप ऐसे भी कह सकते हो, देखो यहाँ पे इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। 3/2 का मतलब 1.5 होता है, 97 में 1.5 जोड़ोगे तो 98.5 आएगा आपका। 98.5 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए को आपको 98.5 बनाना पड़ेगा। समझ में आई बात? यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 226 देख लो। सेम तरीके से 15 तारीख को पूछा गया था, 15 तारीख का सवाल है आपका ये। अब यहाँ पर भी देखोगे तो ये भी कुछ खास सवाल है नहीं, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन का है। रूट के अंदर ही सभी चीजों को मल्टीप्लाई करना है और रूट के अंदर ही इनको काटना है। यहाँ पर आपको दे तो रहा है इतना कुछ कि ये रूट के अंदर इतना 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 है, बट असल में ये है कुछ भी नहीं। जैसे मानो x की वैल्यू इतनी दी गई है, तो मैंने कहा पहले x की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कि x की वैल्यू है क्या। तो एक ही साथ देखो, मैंने आपको पढ़ाया ना कि रूट m अपॉन रूट n जो होता है वो क्या होता है, तो बोलेंगे सर रूट m अपॉन n होता है कि नहीं होता है, रूट m अपॉन n होता है। तो बस उसी तरीके से यहाँ पर आपको सेम तरीके से सवाल करना है। सभी रूट वाले संख्याओं को आपको एक जगह ले लेना है, और सभी रूट वाले संख्याओं को एक जगह लेने के बाद आप आराम से इस सवाल को हल कर सकते हो। जैसे मानो यहाँ सभी रूट वाली संख्याओं को लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 1875। नीचे क्या आ जाएगा आपका, तो 3888 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड है तो इसको पलटी कर दो, यानी 768 को कहाँ लिख दो, तो 768 को आप ऊपर लिख दो, और नीचे क्या आ जाएगा आपका, 1200 आ जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पर फिर मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई में 175 को कर दो ऊपर, और नीचे कितना कर दो, 1792 को कर दो, और ये आप तब लगा दो रूट। अब इसको अंदर से काट के जो भी x का मान आएगा उसका रूट अंडर कर देना, वहीं आपका ऑप्शन में आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आप इसको इकट्ठा कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। मतलब ये आपको फिर से क्या करवाना है, तो सॉल्व करना है, और आपको इसको जब आप सॉल्व कर लोगे तो आराम से हंसी खुशी राजी जो है आप इसका सॉल्यूशन दे सकते हो। तो छोटे छोटे कैलकुलेशंस है, इसमें कहीं भी मेरी आवश्यकता आपको पड़ेगी है नहीं। आप सवालों को हल करोगे और आपका उत्तर आएगा। अब जैसे यहाँ पर सेम तरीके से वापस से आपको क्या आ गया, रेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया। तो रेशनलाइजेशन के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, रेशनलाइज करो। हर शिफ्ट में मेंस के 5 सवाल आपको रेशनलाइजेशन पे मिलेंगे, इस बात का ध्यान रखो। सिंप्लीफिकेशन का तो आपको करना है। ठीक है, ये सभी सवाल जितने भी आगे के मैंने दिए हैं ना, ये सभी सवाल आप कर सकते हैं। छोटी छोटी चीजों पर आपको आवश्यकता पड़ सकती है, जैसे ये आइडेंटिटी के ऊपर सवाल है। आइडेंटिटी के ऊपर कैसा सवाल है, तो वो भी आपको यहाँ पकड़ना पड़ेगा। कैसे पकड़ना पड़ेगा अगर आप देखोगे, ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पर ये जो है देखो, जैसे ये ए हो गया, बी हो गया, ये पूरा का पूरा आपको या तो डिजिटल सम लगा लो, और नहीं तो आइडेंटिटी के ऊपर ये पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, सवाल में मतलब ऐसा नहीं होगा आपको। ठीक है, 9 7 63, 9 दूनी 18, और ठीक है। अब जैसे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन है, पूरा का पूरा जो है सवाल ऐसे ही देखो, 29 को आप 9 के साथ गुना करो, तो 9 इंटू 7 63, और 7 इंटू 2 14, 6 20 हो जाएगा। दशमलव के बाद एक स्थान, यानी ये पूरा का पूरा इसको काट देगा, जो गेम आएगा वो दशमलव का आएगा। उसी तरीके से 292 और 365 का रेशियो बनेगा। उसी तरीके से आपको यहाँ पर इसको इन्वर्ट करके ऊपर लेके जाना होगा, बड़ी वाली डेटा को नीचे लेके आना होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेशक दिया है, लेकिन आप जब a माइनस बी और a प्लस बी करोगे तो आपका ये और आसान हो जाएगा। a माइनस बी करोगे, 12 में से 8 गया तो आपका 4 आएगा। a प्लस बी करोगे तो 20.24 आएगा। इनको सॉल्व करने पे ये a स्क्वायर प्लस a इंटू बी है, इसको सॉल्व करोगे, वो संख्या उसको काट देगी, और वो संख्या उसको काट दोगी तो ये और आसानी से आपका बन जाएगा। कुछ खास है नहीं ऐसे सवालों में। तो ये जितने भी सवाल मैंने आपको शीट में दिए हैं, असल में सारे के सारे आपको खुद हल करने होते हैं। अब रूट के अंदर ये वाले सवाल जो मैंने आपको तोड़ना सिखाया था अच्छे से, ठीक है, अच्छे तरीके से मैंने आपको तोड़ना सिखाया था कि आपको ये सवाल कैसे बनाना होता है। जैसे मानो ये कंसेप्ट क्या होता है, मान लीजिए कि कल के दिन आपको ऐसा लिखे कि 7 प्लस रूट 10, देखो x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू रूट अंडर इतनी है। ठीक है, x की वैल्यू मान लो यहाँ पर ऐसी है कि यहाँ पर 7 प्लस 2 रूट 10 है, और मुझे कहा गया है यहाँ पर x की वैल्यू बताओ। तो असल में क्या होता है कि 7 ये एक ऐसी संख्या होती है, ठीक है, आप ऐसा कह लो 7 ये एक ऐसी संख्या होती है जिनको जोड़ने पे, कौन सी ऐसी दो संख्या है जिनको जोड़ने पे 7 आए और गुना करने पे रूट 10 आए। तो आप बोलोगे सर बात ऐसी है, देखो ये किसका स्क्वायर है, तो रूट 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस रूट 2 का स्क्वायर, ठीक, और प्लस 2 इंटू रूट 5 इंटू कितना हो जाएगा, तो रूट 2 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है,
अब देखते चलो ये किस में कन्वर्ट होता है, तो ये कन्वर्ट होता है √5 प्लस √2 के वोल स्क्वायर में, और ऊपर लगा होता है रूट, तो स्क्वायर से हमारा ये खत्म हो जाता है, तो आता है √5 प्लस √2। और इसको हम सीधा का सीधा यहाँ से शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कौन सी ऐसी दो संख्याएं हो गई जिनको जोड़ने पे 7 है, गुना करने पे 10, तो 5 और 2, यानी 5 और 2 लिखकर उनके ऊपर रूट लगाना होता है। समझ में आ गया बात? अलजेब्रा का ये पॉइंट है आपको क्लियर। लेकिन बहुत बार आपका एग्जामिनर यहाँ वाला 2 गायब कर देता है। अब यहाँ वाला वो 2 गायब कर देगा तो आपको 2 ऊपर नीचे गुना करना पड़ता है। जैसे मानो यहाँ पर इसने 2 को गायब कर दिया है, साफ तौर पे आपको दिख रहा है, असल में गायब है नहीं। जब √8 को खोलोगे ना, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, लिखने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं होता। 11 माइनस मान लो 3√8 है, मैं आपको ये कहता हूं इसके अंदर देखो 4 है, ठीक है। √8 को क्या लिख सकते हैं? √8 को हम 2√2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी इसको 2√2 लिखोगे तो आ जाएगा आपका 6√2। कितना आ जाएगा? 6√2। लेकिन वापस हमें यहाँ पर सिर्फ 2 रखना होता है, यहाँ सिर्फ 2 रखना होता है, तो उस 3 को अंदर भेज दो। उस 3 को अंदर भेजोगे तो बोलोगे सर 11 आएगा, यहाँ सिर्फ 2 रखेंगे, वो 3 अंदर जाएगा तो 9 × 2 कितना हो जाएगा? 18 बना देगा। अब कौन सी ऐसी दो संख्याएं हो गई जिनको जोड़ने पे 11 आ जाए और गुना करने पे 18 है? तो बोलोगे 9 है और 2 है, तो यानी 9 लिख के उसके ऊपर रूट लगा दो और 2 लिख के उसके ऊपर क्या कर दो? रूट लगा दो। यही बराबर हो जाएगा हमारा a प्लस b√2 के, a प्लस b√2 के। √9 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 3 आ गई, यानी a की वैल्यू 3 और यहाँ पर √2 से √2 खत्म, तो b की वैल्यू 1 आ गई। सवाल में कहा है 2a प्लस 3b, a की वैल्यू हमारी 3 है, तो 3 × 2 कितना हो गया? 6 हो गया यहाँ पे, और b की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पर 3 आ गया, 6 × 3 कितना आ गया? 9 आ गया। ऑप्शन नंबर जो है वो C फॉर, ठीक है, कैट जो हो गया वो हमारा क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। तो छोटी छोटी चीजें होती हैं, यहाँ पर थोड़ा सा नंबर का इंटरचेंज करना था, खेल करना था। यहाँ पे 2 को बाहर रखना था, 3 को अंदर रखना था, ताकि हम सही तरीके से पकड़ पाए किसका मान क्या है और किसका मान क्या नहीं है, ठीक है। ये भी जैसे आपका एक क्वेश्चन हो गया, रेशनलाइजेशन का क्वेश्चन हो गया, जिसमें आपको हल करना है। अब देखो ये सारा का सारा वही वाला क्वेश्चन है जो मैंने अभी आपको सिखाया है, क्वेश्चन नंबर 236। सेम तरीके से क्वेश्चन नंबर 36 है, और इसके अलावा कुछ नहीं करना। मैंने कहा ना 2 ऐसी, देखो यहाँ पे सिर्फ बाहर 2 रखना होता है। जैसे यहाँ 2 रखोगे तो ये बोलोगे सर 7 + 2, और यहाँ वाला 2 अंदर चला जाएगा, वो अंदर चला जाएगा तो 4 बन जाएगा। 4 × 3 कितना हो जाएगा? 12। यानी हमें 2 ऐसी संख्या लेनी पड़ेगी जिनको जोड़ने पे 7 आएगा और गुना करने पर कितना आएगा? तो 12 आएगा। यानी 4 और 3, 4 और 3 को जोड़ोगे तो 7 आएगा, 4 और 3 को गुना करोगे तो 12 आएगा। यानी यहाँ वाला जब रूट खोलोगे ना, जब अंदर वाला रूट खोलोगे तो 4 के ऊपर रूट मिलेगा, 3 के ऊपर रूट मिलेगा। तो देखते चलो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी। आप इसको बिना पेन उठाए भी कर सकते हो, अगर माइंड में ही मैपिंग करना शुरू कर दो तो √3 आ जाएगा, प्लस इसके अंदर कितना आ जाएगा? तो √3 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस हमारा जो है 8 लिखा है तो 8 लिख दो यहाँ पे, कोई दिक्कत की बात नहीं। मैंने कहा यहाँ पे देखो 4 और 3 को जोड़ने पे 7 और उनको मल्टीप्लाई करने पे इतना, यानी 4 के ऊपर रूट और 3 के ऊपर रूट। समझ में आ गया बात? यहाँ पे 4 के ऊपर रूट का मतलब क्या होता है? 2 + √3 कितना आ जाएगा? तो 2 + √3 आ जाएगा। अब जरा इनको आपस में गुना करो तो क्या बोलोगे? सर ये रहा हमारा √3 प्लस फिर वापस से रूट, ठीक है। 8 दूनी 16, 16 और 3 कितना हो गया? तो 29 हो गया, और ये कितना हो गया? तो 8√3 हो गया। अब यहाँ से वापस में देखो तो फिर यहाँ कितना रखना पड़ेगा? तो यहाँ पर सीधा का सीधा मैं आपको बोलूं तो यहाँ पर आपको वापस से 2 रखना पड़ेगा। वो 2 को बाहर रखोगे तो 4 कहाँ जाएगा? रूट के अंदर। 4 रूट के अंदर जाएगा तो 16 बना देगा। 16 × 3 कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। यानी 8√3 को हम यहाँ पर 2√48 भी तो लिख सकते हैं। अब 2 ऐसी संख्या जिनको जोड़ने पे 19 आए और गुना करने पे 48, तो वो है 16 और 3, ठीक है, वो है 16 और 3। तो साफ तौर पे बोलेंगे मेरे भाई यहाँ -√3 आ गया, ठीक है। 16 + 3, तो 16 का भी रूट लगा दो और 3 के ऊपर भी यहाँ पे रूट लगा दो। -√3 ये इसको खत्म कर देगा। 16 का रूट 4, उस 4 का वापस से रूट करोगे तो 2 आएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा।
करेक्ट आंसर कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये सभी सवाल जो हैं, जितने भी सवाल हैं, ये सभी थोड़ा बहुत अलजेब्रा पे है, थोड़ा बहुत आपका सिंप्लीफिकेशन पे है, और सभी क्वेश्चंस ऑलमोस्ट जितने भी अलजेब्रा के हैं वो मैंने आपको अलजेब्रा में करा रखा है, वहां से आप करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब ये भी सवाल कुछ खास है नहीं, सिंप्लीफिकेशन का सिंपल क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करोगे तो आ जाएगा। ठीक है, तो सभी सवाल आपको प्रैक्टिस करना है शीट में जो दिया गया है। ठीक है, ये भी पैरेंथेसिस का क्वेश्चन है, तो यहीं पर जो है मुझे लगता है, अब ये भी सवाल देखोगे तो कुछ भी नहीं है सवाल में। आप बोलोगे सर 5 माइनस 8 जमा 2 रूट 15, ठीक है, भाग में कितना है? तो बोलोगे सर भाग में 4 है, माइनस है तो माइनस लिखो, इसका सीधा फैक्टराइजेशन करो। सिखाया है इसका सीधा फैक्टराइजेशन, तो बोलोगे हाँ सर। 8 प्लस 2 रूट 15 का कितना हो जाएगा? तो 8 माइनस 2 रूट 15। समझ में आ गया बात खत्म। 8 का स्क्वायर कितना होगा? तो 64, और यहाँ 2 दूनी 4 इंटू 15 कितना होगा? तो 60। 64 में से 60 जाएगा तो कितना आएगा नीचे? तो बोलोगे सर 4 आएगा। दोनों का एलसीएम सेम है और ये हमारा ब्रैकेट में है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। 5 माइनस, ठीक है, और ये माइनस याद रखना इनके साथ है, ये भी बेचारे ब्रैकेट में है और वो भी बेचारा ब्रैकेट में है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर क्या लेते हैं, जब हम यहाँ पर इन लोगों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा आ जाएगा 4। ठीक, अब अगर हम बात करेंगे तो ये माइनस को यहीं पर रहने दो, इस माइनस को इन्वॉल्व मत करो यहाँ पे। ठीक है, इस माइनस को इन्वॉल्व मत करो, दोनों का माइनस लेके बाहर खींच के टांग दो, दोनों का माइनस लिख के बाहर खींच के टांग दो यहाँ पे। तो बोलोगे 8 जमा 8 कितना हो जाएगा? 16। 2 रूट 15 में से 2 रूट 15 हमारा चला जाएगा। ठीक है, और 16 बट्टे में कितना आ जाएगा मेरे भाई? तो 16 बट्टे में आ जाएगा हमारा 4। ये काटेगा 4 बार में, 5 से 4 गया तो हमारा एक आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द करेक्ट आंसर। अगर हम दोनों के माइनस को बाहर टांग देते हैं, दोनों के माइनस को, यहाँ देखो, दोनों के माइनस को बाहर निकाल देते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 8 प्लस 2 रूट 15 बटे 4, 8 माइनस 2 रूट 15 बटे 4, 2 रूट 15, 2 रूट 15 खत्म, 8 8 16, 16 बटे 4, 16 बटे 4 कितना आएगा? 4 आएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 आएगा आंसर। ठीक है, कितना आएगा? तो 1 आएगा। ये भी आसान क्वेश्चन है तो कर लोगे। तो इस तरीके से जितना सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था जो हमने आपको करवाया है। सर पीछे वाले क्वेश्चन में फॉर्मूला में माइनस था तो प्लस क्यों किया है? किस क्वेश्चन में पीछे वाले क्वेश्चन में माइनस था और मैंने प्लस कर दिया? बताओ कहाँ? आप इस क्वेश्चन की बात कर रहे हो जहां पर माइनस था? मैंने कहाँ प्लस किया है बताना। और किस क्वेश्चन का आप कह रहे हो जहां पर माइनस था और मैंने प्लस कर दिया है? बताना जरा। अच्छा, आप यहाँ कह रहे हो, यहाँ पे? अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सवाल तो सिंपल है ना। देखो यहाँ पर मैंने आपको माइनस था तो माइनस ही लिखना है, माइनस था तो आपको माइनस ही लिखना है। दो संख्याओं को जोड़ने पे आपको आना चाहिए 11 और गुना करने पे आना चाहिए 18, यानी 9 है और 2 है, तो आप √3 माइनस √2, हाँ बिल्कुल √3 माइनस √2 लिख सकते हो। 1 मिनट, बहुत अच्छा किया हर्षिता, आपने रिमाइंड कराया। ठीक है, और √3 माइनस √2 जो है वो बराबर है किसके? तो a प्लस बी √2 के बराबर है, a प्लस बी √2 के बराबर है। अब यहाँ पर जब आप देखेंगे तो आप बोलेंगे सर a की वैल्यू कितनी आ गई? तो a की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है, 1 मिनट √3 नहीं आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी आ गई सर? तो a की वैल्यू हमारी 3 आ गई। √2 से √2 खत्म, तो b की वैल्यू कितनी आ गई? b की वैल्यू -1 आ गई। ये हमारी दो वैल्यूज आ गई। सवाल में कहा है a का 2 गुना, a का 2 गुना कितना आएगा? तो a का 2 गुना हमारा 6 हो जाएगा, और b का 3 गुना 3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा तो 3 आंसर आएगा। जहां हम 6 में 3 ऐड कर रहे थे वहां पर हमें 6 में 3 घटाना पड़ेगा। बहुत शानदार प्रेजेंस ऑफ माइंड से आपका, ठीक है, अच्छा है। ध्यान उतना रहता नहीं है, सुबह से पढ़ाते पढ़ाते बैक में इतना पेन हो जाता है कि बस रात तक यहाँ इतनी ठंडी में स्टूडियो में खड़ा रहने का जो है हिम्मत नहीं बन पाता है। बहुत ठंडी लग रही है अभी हाल फिलहाल में, और कमर में जो पेन हो रहा है वो अलग हो रहा है। कोई बात नहीं, अब जो बात है सो बात ऐसी है कि देखो कल से जो है आप लोगों का, ठीक है, ऐसा जो जितने भी सीजीएल मेंस के स्टूडेंट है हमारे, ठीक है, सीजीएल मेंस के स्टूडेंट का कल से हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है? तो कल से उनका मेंसुरेशन स्टार्ट हो रहा है 2D एंड 3D। सीजीएल मेंस का स्टूडेंट का कल से मेंसुरेशन स्टार्ट हो जाएगा।
ठीक है। ज्योमेट्री जो है वो उनका चल ही रहा है, और उस तरीके से फिर मेंसुरेशन के बाद आपका ट्रिगो, ट्रिगो के बाद आपका नंबर सिस्टम, इस तरीके से आपका एडवांस में पूरा दिसंबर और जनवरी के फर्स्ट वीक में मैं खत्म कर दूंगा। ठीक है। तो मुझे नहीं लगता मेंस वाले स्टूडेंट का कुछ खास टॉपिक यहाँ बचेगा। बाकी जो अप्रैल बैच के स्टूडेंट हैं, अप्रैल बैच के स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उनके में कुछ खास टॉपिक बचा नहीं है, उनका मेंसुरेशन बचा है, तो उनका मेंसुरेशन हम अलग से करेंगे ज्योमेट्री के खत्म होने के बाद। ठीक है। तो पेशेंस रखें, पढ़ाई करते रहें मन लगा के। ठीक है। शीट को 2 बार 3 बार लगाएं, बहुत फंसता है आदमी इस सवालों में, सिंप्लीफिकेशन में। प्रैक्टिस का बहुत ज़्यादा होना बहुत ज़रूरी है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है। तो पढ़ाई करिए, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखें अपना। ठीक है।